वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। मैं शिवांगी सिंह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों का एग्जाम बहुत अच्छा गया होगा, आंसर कीज आप लोगों ने मिला ली होंगी। हमारे टेलीग्राम पे आपको विद प्रूफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस प्लस उनका रेफरेंस, जो हमारे कराए हुए पॉइंट्स, हमारे कराए हुए सिलेबस, हमारे कराए हुए मटेरियल से आया है, उसके लिए आप हमारा टेलीग्राम जरूर रेफर कर सकते हैं। इसके अलावा इस वीडियो में हम शुरुआत करने जा रहे हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 1 की, जो रिलेट करेगा कल्चरल हिस्ट्री से उत्तर प्रदेश की। उसमें हम एंशिएंट, मिडीवियल, मॉडर्न, भक्ति मूवमेंट, हर कुछ चीज एक टेम्पोरल अप्रोच के हिसाब से पढ़ेंगे। थ्योरी पढ़ेंगे हम इसमें मैंने आपको कुछ टिप्स और ट्रिक्स भी दिए हैं आंसर राइटिंग के। इसके अलावा आप आंसर राइटिंग के लिए जो हमारे क्वेश्चन एंड आंसर्स यूट्यूब पे कराए जा रहे हैं उनको फॉलो कर सकते हैं। अदरवाइज आप हमारा मेंस का पेड कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको कंप्लीट स्टडी मटेरियल प्लस आंसर राइटिंग, एस्से, हिंदी, एवरीथिंग सब कुछ कवर कराया जा रहा है एक बहुत ही होलिस्टिक वे में। और जो लोग UPPCS 2024 की तैयारी करना चाहते हैं, शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी, उसके लिए भी हमारे पेड कोर्स स्टार्ट कर दिए गए हैं, जिसमें इतना सफिशिएंट स्टडी मटेरियल दे दिया जाएगा कि आपका कंप्लीट सिलेक्शन हो सकता है। उसमें हमारी पेड क्विज, जिसने बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है इस पेपर में भी, टेस्ट सीरीज, हमारी आंसर राइटिंग मॉड्यूल, हमारा मटेरियल जो कि बहुत ही मिनिमम पेजेस में है, जिससे आपका रिवीजन बहुत इफेक्टिव हो पाए, सब कुछ बहुत ही अच्छे से प्रोवाइड किया जा रहा है। तो आप अपने रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से चीजें ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी वीडियोस हमारे YouTube पे फ्री हैं, फ्री ही रहेंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे GS 5 के पॉइंट नंबर 1 की। GS 5.1 से शुरुआत कर रहे हैं। हिस्ट्री, सिविलाइजेशन, कल्चर एंड एंशिएंट सिटीज ऑफ उत्तर प्रदेश। भाई उत्तर प्रदेश पे फोकस जो है अब ज्यादा रहने की पूरे चांसेस हैं, इसलिए होलिस्टिकली कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। और अभी आपके पास वक्त है, इस बार मेंस में आपके पास वक्त है थोड़ा सा, तो उसके लिए अपनी अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी कर लीजिए, प्लस मटेरियल आपको रेडीमेड मिल ही रहा है। अब जितनी बातें मैंने आपको इससे पहले बताई इंट्रोडक्शन में, उनके अलावा आपको एक चीज और ये फॉलो करनी है कि अपने छोटे छोटे पॉइंट्स बना लेने हैं, ठीक है। और आंसर राइटिंग प्रैक्टिस तो खैर बार बार कहने की बात है ही नहीं। तो शुरुआत करते हैं हम हमारे पॉइंट नंबर 1 से। पॉइंट वाइज कवर करते जाएंगे, रिवीजन प्लस आंसर राइटिंग, यू आर ऑल सेट फॉर योर मेंस एग्जामिनेशन। उत्तर प्रदेश के इतिहास की, हिस्ट्री की अगर हम बात करें तो इट हैज बीन लिंक्ड टू द वाइडर हिस्ट्री ऑफ इंडिया। 4000 साल पुरानी हमारा इतिहास है हमारे प्रदेश का। ये जो था हमारा उत्तर प्रदेश आर्यंस या फिर स्लेव्स, इनके अंडर आता था। मतलब ऑक्यूपेशन जो होता था इनका, वो ऑक्यूपेशन क्या था? एग्रीकल्चर था। देखो कुछ चीजें तो आप लोग को ज्यादा याद करने की जरूरत भी नहीं है भाई, आप लोगों ने हिस्ट्री पढ़ी है तो हिस्ट्री इंडिया की, इंडिया का तो पार्ट यूपी है ना, तो जो हिस्ट्री इंडिया की रही होगी वही हिस्ट्री क्लोजली लिंक करेंगे आप यूपी से। जो अलग अलग चीजें हैं वो मैं आपको बता दूंगी पॉइंट बाय पॉइंट। आर्यंस ने कैप्चर किए थे सराउंडिंग एरियाज जीत से, मतलब लड़ाइयां होती थी, जो जीतता था उसका वो इलाका हो जाता था। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश जो था एपी सेंटर था महाभारत के युद्ध का, ये आपको ये लाइन याद रखनी है। उसके बाद यहां पे जो सिविलाइजेशन का फाउंडेशन हुआ वो इसी टाइम पे हुआ, महाभारत के टाइम पे। भाई महाभारत हो गए, रामायण हो गए, ब्राह्मण्स हो गए, पुराण्स हो गए, ये सब कुछ किसके टाइम पे कंपोज किए गए थे? भाई आर्यंस जब यहाँ पे आके रहना स्टार्ट हुए तब ये सारी की सारी लिटरेचर, ये सारे के सारे एपिक्स कंपोज हुए। चौखुंडी स्तूप आपने नाम सुना होगा, ये वो जगह है जहां पे लॉर्ड बुद्धा अपने शिष्यों से मिले थे। इसके अलावा कुरूज, पंचाल्स, वत्स, विदेहा पढ़ा है आपने? नहीं पढ़ा है? महाजनपद में अभी आएंगे नीचे भी। यहां पे इनसे मिलके बनी थी इनिशियल टेरिटरी किंगडम की। इन रीजन्स को कहा जाता था मध्य देश, वेरी इंपॉर्टेंट।
अशोक के टाइम पे बहुत सारे पब्लिक वेलफेयर काम भी होते थे। अशोक ने अपनी पूरी जिंदगी पब्लिक वेलफेयर के तौर पे ही बिता दी थी कलिंग के युद्ध के बाद। कलिंग का जब युद्ध हुआ था तो उसके बाद जो ये एम्पर था अशोक, इसने अपने हथियार त्याग दिए थे और बुद्धिज्म को फॉलो कर लिया था। पढ़ा होगा आपने इतना। धर्मशालास बनवाई, रोड्स बनवाए, हॉस्पिटल्स बनवाए पूरे एम्पायर में। इसके अलावा एम्पर अशोक ने बहुत सारे हॉस्पिटल्स भी बनवाए। और उसके बाद जो नंद डायनेस्टी थी, उसके रूलर थे महापद्मनंद। उन्होंने बहुत बड़ा एम्पायर बनाया था आसपास की डायनेस्टीज को कॉन्कर करके, और एक सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल सिस्टम जो है वो स्टैब्लिश हुआ था। कहाँ हुआ था? गैंजेटिक प्लेन्स के पास ही तो हुआ था, जो गंगा के प्लेन्स से तो बना है हमारा प्रदेश भी। तो पहली बार कोई ऐसा एम्पायर बना था जो कोई एलिट ने नहीं, बल्कि जिसकी बाउंड्रीज ने गैंजेटिक प्लेन्स को क्रॉस कर दिया था। इसी वजह से एम्परर महापद्मनंद को कहा जाता था फादर ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट सिस्टम। फिर नंद डायनेस्टी के बाद रूल किसके पास आया? मौर्य के पास। जो सिटी थी वो अपने टॉप पे कब पहुंची? हर्षवर्धन के टाइम पे। तो जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड है यूपी का, वो मुस्लिम रूल, जब से मुस्लिम रूल आना स्टार्ट हुआ उससे भी काफी इन्फ्लुएंस्ड है। और एक बात याद रखिएगा, आप मेंस की तैयारी के वक्त जो भी पॉइंट्स आपको प्रीलिम्स के लिए बताए गए, जैसे अभी मैं आपसे पूछूं पहला अरब आक्रमण हिंदुस्तान में कब हुआ, कौन से ईयर में हुआ, मुझे कमेंट डाउन करके बताइए आप। तो यहाँ पे एक लाइन आई ना, द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ उत्तर प्रदेश वाज ग्रेटली इन्फ्लुएंस्ड बाय द एडवेंट ऑफ द मुस्लिम रूल। तुरंत आपको स्ट्राइक करना चाहिए, व्हेन डिड द एडवेंट ऑफ मुस्लिम रूल स्टार्टेड। ऐसे आप लिंक कर करके पढ़ेंगे। अब इस टाइम पे क्या हुआ था? जब मुस्लिम रूल स्टार्ट हुआ तो राजपूत का सब्जुगेशन हुआ बहुत ज्यादा, जिनकी पावर्स बहुत ही लिमिटेड एरियाज में थी राजस्थान के। उत्तर प्रदेश अपने चरम पे, प्रॉस्पेरिटी के, समृद्धि के पिनाकल पे, जेनिथ पे कब पहुंचा? ड्यूरिंग द मुगल रूल, याद रखिएगा, और स्पेशली अकबर के टाइम पे। उसके बाद उत्तर प्रदेश में डिक्लाइन देखा मुगल रूल का, और फिर कौन आए थे? फिर ब्रिटिशर्स आए थे। मुगल इन्फ्लुएंस तब तक सिर्फ डुआब वाले रीजन तक कन्फाइंड रह गया था। सेम प्रीलिम्स में आपने पढ़ा था, डुआब रीजन कौन सा था? आप मुझे कमेंट करके बताइए। दो क्वेश्चंस हो गए आप लोगों के लिए। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कांटेक्ट में आती है अवध के, किसके टाइम पे? शुजाउद्दौला के टाइम पे। ये कौन सा नवाब था? तीसरा नवाब था अवध का। तो जो इसमें कोई शक नहीं है कि हिस्ट्री जो थी यूपी की वो कॉन्करेंटली रन कर रही है विद द कंट्री की हिस्ट्री ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ब्रिटिश रूल। बट इट इज ऑल्सो नोन दैट द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ द पीपल ऑफ द स्टेट टू द नेशनल फ्रीडम मूवमेंट वॉज वेरी सिग्निफिकेंट। इंडियन नेशनल मूवमेंट पे यहाँ के लोगों का बहुत अच्छा खासा योगदान रहा है। आप जब भी कोई आंसर लिखें, एस्से लिखें, तो याद रखिएगा, आप एक तरीका होता है टेम्पोरल तरीका। आपने ये वर्ड सुना होगा, मैं ऐसे लिख रही हूं, अभी काट दूंगी। टेम्पोरल वे ऑफ राइटिंग क्या होता है? अब मैं आपको आंसर राइटिंग के साथ साथ कुछ ट्रिक्स और टिप्स भी देती रहूंगी, तो आप उनको नोट कर सकते हैं। इस टेम्पोरल तरीके में आप क्या करते हैं? आप पीरियड वाइज स्टार्ट करते हैं। एंशिएंट से स्टार्ट कीजिएगा, धीरे धीरे आगे आइएगा मिडीवियल, मतलब इसमें आप बीच में डिवाइडेड हैं ये भाई, प्री मिडीवियल, फिर लेटर एंशिएंट, ऐसे। और फिर आप आइएगा इंडियन नेशनल मूवमेंट की तरफ, और फिर आपको अभी भी आना है, मूवमेंट तक नहीं खत्म होना है आपको, फिर आपको प्रेजेंट तक भी आना है। अगर आप ऐसे कोई भी आंसर फ्रेम करते हैं तो आपका आंसर बहुत ब्यूटीफुल कंस्ट्रक्ट होगा। ठीक है, चलिए। अब मगध के टाइम पे, जब मगध एम्पायर था, तो बुद्धिज्म और जैनिज्म भी इस टाइम पे बहुत अच्छा पब्लिश हुआ था, फ्लरिश हुआ था, और एडमिनिस्ट्रेटिव और इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी बहुत अच्छी हमने देखी थी। मिडिल ऑफ द फर्स्ट मिलेनियम बीसीई वो टाइम है जब उत्तर प्रदेश ने किसका एडवेंट देखा? लॉर्ड बुद्धा का, और बुद्धिज्म स्प्रेड हुआ। आप जानते हैं बहुत अच्छे से, लॉर्ड बुद्धा का पहला धर्मोपदेश, पहला सरमन कहां दिया गया था? धामेक स्तूप, सारनाथ, यूपी में था उस टाइम पे, यूपी में है। उस टाइम पे किसका रूल था? मगध के शासन के अंडर ये हमारा उत्तर प्रदेश आता था। उत्तर प्रदेश के ज्योग्राफिकल फीचर्स, अब हमेशा एक बात याद रखिएगा, किसी भी जगह की इकोनॉमी को इफेक्ट करती है उसकी ज्योग्राफी। ठीक है, जैसी जिस जगह की ज्योग्राफी होगी। आप मुझे बताइए, कोकोनट, आप नारियल पानी पीते हैं? नारियल पानी यहाँ पे क्यों महंगा है? छोटी सी बात है, ये तो इंडिया के अंदर की बात है। और साउथ में क्यों सस्ता है? क्योंकि साउथ में वो उगाया जा रहा है। ठीक है,
और इसलिए अब तो खैर हर जगह ज्यादा बिक रहा है, क्योंकि वो कोरोना के बाद से और वो इलेक्ट्रोलाइटिक कंटेंट बहुत अच्छा होता है और उस सब के बाद से हर जगह बहुत ज्यादा एकदम से उठान आ गया। लेकिन पहले इतना सुनने में ये सब नहीं मिलता था। याद हमेशा ये चीज रखिएगा, जिस जगह की ज्योग्राफी होगी उसी के हिसाब से वहां की इकोनॉमी होगी। ठीक है, हमारे यहाँ सरसों का तेल ज्यादा प्रचलन में है, क्योंकि हमारी ज्योग्राफी ऐसी है नॉर्थ की कि यहाँ पे सरसों अच्छी होती है, साउथ में नारियल अच्छा होता है। समझ रहे हैं? सिर्फ मैं लिंक करने के लिए बता रही हूँ। तो अच्छा खासा यूनिक ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं हमारे, मल्टी कल्चरल है, मल्टी एथनिक है। ये वर्ड्स लिख के आने हैं आपको आंसर में, इसी से मिलेंगे पॉइंट्स। मैं तो समझाने की भाषा में बता रही हूँ। ठीक है, हिल्स, वैलीज, रिवर्स, फॉरेस्ट, प्लेन्स, ये सब इसके प्राइम एग्जांपल्स हैं। और अच्छा खासा टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इंडिया का। 35 मिलियन डोमेस्टिक टूरिस्ट हर साल यहाँ पे आते हैं। लेटेस्ट डेटा जो भी है आपको बता दिया जाएगा, पर अभी फिलहाल थ्योरी पढ़ने की बात है। और मोर देन हाफ ऑफ द जो फॉरेन टूरिस्ट हैं वो आते हैं, कहाँ पे आते हैं आप जानते हैं? ताजमहल देखने आते हैं। और मतलब टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी ये अच्छा खासा है, और बहुत सारी जगहें हैं टूरिस्ट प्लेसेस। वर्ल्ड का 7th मोस्ट पॉपुलर स्टेट है, वर्ल्ड का, सुनिएगा, 7th मोस्ट। ऐसे ऐसे पॉइंट्स तो लिख के आने हैं, ऐसे तो पॉइंट्स एग्जामिनर को लगेगा बच्चे पढ़े लिखे हैं। ठीक है, तो उत्तर प्रदेश में उत्तर प्रदेश की जो है सबसे ओल्डेस्ट एविडेंस मिलते हैं यहाँ पे इंडिया के कल्चर और सिविलाइजेशन के। इसको कहा जाता है क्रेडल ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एज एंशिएंट सिटीज एंड टाउन्स डेवलप्ड इन द विसिनिटी ऑफ द रिवर गैंजेस। आप जानते हैं जहां भी नदी बह रही होगी, जहां भी बहुत प्रोमिनेंट नदी होगी, वहां के आसपास एग्रीकल्चर बहुत अच्छा होगा, वहां के आसपास की इकोनॉमी बहुत उठ जाएगी। ठीक है, और फ्रीडम स्ट्रगल में इंडिया का रोल काफी अच्छा रहा है, पॉलिटिकली स्ट्रॉन्ग स्टेट रहा है बहुत टाइम तक, इवन आफ्टर इंडिपेंडेंस। पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करें तो एंशिएंट टाइम्स में यूपी कैसे फेमस था एज मध्य देश, मैंने अब आपको ऊपर बताया है। अच्छा, नॉर्थ इंडिया से हिस्ट्री रिलेटेड है यूपी की, क्योंकि ये रस्ते में था इन्वेडर्स के। सुनिए, अब नॉर्थ वेस्ट, ये वाला पार्ट है नॉर्थ वेस्ट पाकिस्तान। ठीक है, ये वाला पार्ट नॉर्थ वेस्ट, यहां से इन्वेडर्स आए। इन्वेडर्स कौन? जिन्होंने आक्रमण किया देश पे। ये जो था ये रस्ते में आया, दिल्ली जाते वक्त भी यूपी रस्ते में आएगा। ठीक है, तो और फर्टाइल प्लेन का पार्ट रहा है दिल्ली और पटना के बीच का। दिल्ली और पटना के बीच में सबसे ज्यादा फर्टाइल प्लेन किसके हैं? यूपी के। तो हमें हालांकि बहुत कम इंफॉर्मेशन मिलती है प्री हिस्टोरिक। प्री हिस्टोरिक मैंने आपको पहले भी बता चुकी हूँ, प्री हिस्टोरिक वो टाइम पीरियड है जिसमें कोई हमारे पास रिटन रिकॉर्ड्स नहीं होते हैं। देखिए, बहुत छोटी छोटी चीजें समझा के चल रही हूं मैं, जिससे आपको लिखने में ना प्रॉब्लम हो, दिमाग में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर होगा ना, लिख बहुत बढ़िया पाओगे। ठीक है, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड कौन सा है? जो आपका जिसमें हिस्ट्री लिखी नहीं गई है। ठीक है, तो हमें इतनी इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है प्री हिस्टोरिक पीरियड के बारे में या फिर अर्ली हिस्ट्री पीरियड के बारे में हमारे स्टेट की। लेकिन जैसे जैसे एक्सकवेशंस, खुदाइयां हुई मिर्जापुर में, बुंदेलखंड में, तो हमें वहां से टूल्स मिले, वेपन्स मिले, एंशिएंट टाइम के, न्यू स्टोन एज के, हड़प्पन ऑब्जेक्ट्स मिले थे हमें आलमगीरपुर, मेरठ से, जिससे हमें पता चलता है कि यहाँ की काफी प्रोलॉन्ग्ड हिस्ट्री है। और क्या पता, देखिए, आने वाले टाइम में और चीजें मिल जाएं और साक्ष्य प्राप्त हो जाए, क्योंकि ये सब तो चल रहा है ना। 16 महाजनपद ग्रेजुअली डेवलप होते हैं एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री में, आप जानते हैं अच्छे से, और हमेशा इनमें आपस में झगड़े रहते थे, वॉर्स रहते थे। इसी सीक्वेंस में कौशल जो है कंट्रोल करता है काशी और अवंती, टुक ओवर द रीजन ऑफ वत्सा। ठीक है, उसके बाद कौशल, अवंती जो है सब मगध के अंडर आ जाएंगे, एक के बाद एक। ग्रेजुअली मगध सबसे इंपॉर्टेंट किंगडम के रूप में उभर के आया था। विद टाइम द स्टेट्स ऑफ हरियंक, शिशुनाग एंड नंद डायनेस्टी वर ऑल्सो मर्ज इन मगध किंगडम। जो एम्पायर थी नंद डायनेस्टी की, वो पूरे नॉर्थ पे एक्सटेंड करती थी एक्सेप्ट पंजाब एंड बंगाल। उसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य ने नंद डायनेस्टी को, आप जानते हैं, डिफीट कर दिया था और वो आके शासन पे बैठे थे विद द हेल्प ऑफ द ग्रेट कौटिल्य और चाणक्य। तो एंटायर रीजन जो है, फिलहाल हम बात करें फिलहाल के यूपी का, तो ये जो रीजन था ये आता था चंद्रगुप्त मौर्य की डायनेस्टी में। ठीक है, और इनके बेटे बिंदुसार और फिर आप जानते हैं इनके ग्रैंडसन अशोक, और इन्हीं के टाइम पे जो है अच्छा खासा समृद्ध खुशहाल जगह थी ये। पुष्यमित्र शुंग जो थे वो बृहद्रथ को मार देते हैं, ये लास्ट रूलर थे मौर्य डायनेस्टी के, और ये कंट्रोल स्टैब्लिश कर लेते हैं मगध पे और नई डायनेस्टी स्टैब्लिश करते हैं, शुंग डायनेस्टी। महाभाष्य जो किसने लिखा था? पतंजलि ने। वो उसमें लिखा हुआ है इन्वेजन ऑफ यवनास ऑन साकेत, अयोध्या।
जिसको बाद में डिफीट किया था वासुमित्र ने, जो कि पुष्यमित्र के बेटे थे। तो मथुरा जो है इट रिमेन द मेन सिटी ऑफ मेलेंडर्स एम्पायर फॉर अ लॉन्ग टाइम। ये एक ग्रीक राजा था। यवन कौन थे? ग्रीक्स थे। मीनवाइल एक डायनेस्टी आई थी, कण्व डायनेस्टी। ठीक है, ये स्टैब्लिश हुई थी। शुंग के बाद कौन आए? कण्व आए। वासुदेव ने फाउंड की थी कण्व डायनेस्टी। सब लिस्टिंग वीडियो में बहुत पढ़ चुके हैं आप चीजें, वैसे तो सब काम आएंगी, देखिएगा। 73 बीसी में इस डायनेस्टी का रूल रहा था करीब 45 साल तक। बाद में सिमुक जो फाउंडर थे सातवाहन डायनेस्टी के, वो फिर इसको एंड कर किया, एक नई डायनेस्टी स्टैब्लिश कर देंगे। ग्रेजुअली शख्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, पेपर में सवाल भी आया इस बार, तो है ना, सीक्वेंस में लगाने थे आपको, तो ये सब चीजें बहुत ध्यान से करनी होती हैं। शख्स आए थे, वो भी अट्रैक्ट हुए थे इंडिया की तरफ 60 बीसी में। उन्होंने स्टैब्लिश की थी क्षत्रप, कहां पे? मथुरा में। और इनके सबसे फेमस रूलर कौन थे? आप जानते ही हैं। शख्स के बाद पार्थियंस आए, पार्थियंस के बाद कुशन्स आए, नॉर्थ इंडिया को इन्वेड करते हुए बहुत इन्वेजन हुए। कुशन डायनेस्टी के फाउंडर कौन थे? कुजुल कटफिस। उनके बेटे थे विम कटफिस। उन्होंने अपनी एम्पायर को काफी अच्छा खासा एक्सपैंड किया गैंजेस वैली तक। उनके सक्सेसर थे कनिष्क, सबसे फेमस इस डायनेस्टी के। और बहुत सारे चाइनीज तिब्बतन हिस्टोरियंस ने डिस्क्राइब किया है कनिष्क का युद्ध विद द किंग ऑफ साकेत, अयोध्या, अभी बताया आपको। इसके बाद हर्ष के टाइम पीरियड में कन्नौज जो है मेन सिटी बन जाता है नॉर्थ इंडिया का। आप जानते हैं बहुत अच्छे से। किस लिए फेमस है कन्नौज? वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट स्कीम में। बताइए मुझे कमेंट करके। 8th सेंचुरी में यशोवर्मन कन्नौज पे कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद कन्नौज पे कब्जा करने के लिए एक स्ट्रगल होगा, किन के बीच में? बंगाल के पाल्स के बीच में, राष्ट्रकूट साउथ इंडिया के, और गुर्जर प्रतिहार वेस्ट इंडिया के, जिसको क्या बोला गया था? द ट्रिपटाइट स्ट्रगल। पढ़ा है, नहीं पढ़ा है आप लोगों ने? और जिसकी वजह से, जिसमें कौन जीता था? याद रखिएगा, तीनों में से गुर्जर प्रतिहार जीत गए थे। और ये इन्होंने फिर एम्पायर को डोमिनेट किया था नॉर्थ इंडिया में बहुत टाइम तक। फिर 1018 में महमूद गजनवी हराएंगे इनको, गुर्जर प्रतिहार को। और चंदेल किंग्स जो जजिका भुक्ति में या फिर प्रेजेंट डे बुंदेलखंड, ये सवाल आया था डायरेक्ट पेपर में। बुंदेलखंड को किस नाम से जाना जाता है? वो सक्सेसफुली काउंटर करते हैं। काउंटर मतलब ये जो महमूद गजनवी अटैक करेगा, चंदेल किंग्स उनको अच्छा खासा रेजिस्टेंस देंगे। याद रखिएगा ये चीज, ठीक है। सुहेलदेव, जब मुस्लिम इन्वेडर्स बुरी तरीके से आतंक फैला रहे थे, इंडिया में आ रहे थे, स्प्रेड हो रहे थे, तो किंग सुहेलदेव थे श्रवस्ती के। उन्होंने बहुत सारे ट्राइब्स को, थारू, बंजारा, पढ़ा है ना, ये सब यूपी की ट्राइब्स हैं, इनको इकट्ठा करा और छोटे छोटे जो रूलर्स थे आसपास के, कि हम सब मिलके इनको रोकेंगे। इनकी आर्मी, ऐसा कहा जाता है कि इट डिफीटेड एंड किल्ड गाजी सलार मसूद। ये सबसे चहीता या सबसे बिलवड नेफ्यू था महमूद गजनवी का। किसमें? द बैटल ऑफ बहराइच में इन 1034 AD। तो सुहेलदेव को कहा गया राजभार या फिर भार राजपूत, एंड ही इज नोन एज द किंग हु सेव्ड हिंदुइज्म। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। कई बार कोट करने में एक लाइन लिख के आ जाओ छोटी सी, क्या दिक्कत है? समझदार दिखने के लिए कितनी भी मेहनत करनी पड़े, करना अब, ठीक है। सुहेलदेव का स्टैचू जो है वो 2016 में बहराइच में और अनवील किया गया था, और 2018 में प्राइम मिनिस्टर ने उनके ऑनर में, उनके सम्मान में एक पोस्टेज स्टैंप भी रिलीज की थी। तो यहाँ पे एक बॉक्स है, अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आप लोगों को पता होना चाहिए इनके बारे में। ऐसे बहादुर और अच्छे अच्छे लोगों के बारे में सबको पता होना चाहिए। प्रतिहार के बाद आएंगे कौन? प्रतिहार के बाद होगा क्या? बेसिकली प्रतिहार के बाद काफी कियोस स्प्रेड हो जाएगा, अफरा तफरी सी मचेगी सेंट्रल इंडिया में, क्योंकि पावर टूट जाएगी। मैं आपको बता रही हूं, देखिए, जब जब एक सेंट्रल पावर है, याद रखिएगा, जब तक मौर्यन एम्पायर थी, और आप ये पैटर्न नोटिस कीजिएगा एंशिएंट इंडिया से लेके आज तक, जब जब पावर सेंट्रलाइज्ड रहेगी तब तक शासन बहुत अच्छा चलेगा। फिर क्या होगा? छुटपुट किंगडम्स उभरेंगी और वो पावर को यहां से धीरे धीरे तोड़ने की कोशिश करेंगी। तो तब जो है एडमिनिस्ट्रेशन में भी कमी आएगी और इतना अच्छा सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर नहीं हो पाएगा। तो अब फिर से प्रतिहार के बाद जो है कियोस स्प्रेड हो जाएगा। तो इस टाइम पे पीस एंड ऑर्डर कौन रीस्टैब्लिश करेगा? गहडवाल डायनेस्टी करके एक डायनेस्टी आएगी, वो स्टैब्लिश करेगी। गोविंद चंद्र, जयचंद्र, सब नाम सुने हुए आपके।
ये प्रोमिनेंट रूलर्स हैं घेटवाल डायनेस्टी के। और जयचंद्र की केयरलेसनेस की वजह से आप अच्छे से जानते हैं पृथ्वीराज चौहान जो चौहान डायनेस्टी के वो हार गए थे बैटल ऑफ तरेन में, सेकेंड बैटल में। पहले में कौन कौन लड़ा था और कौन जीता था जरा कमेंट करके बताओ। और उसके बाद फिर जयचंद्र हिमसेल्फ वाज डिफीटेड एट द बैटल ऑफ चंदावर इटावा में, और वो इस बैटल में फिर मर गए थे। इसके बाद आफ्टर दिस मेरठ, कोयल, अलीगढ़, असनी, कन्नौज, बनारस भी जो ये इन्वेडर्स के कब्जे में आ गए थे। 1203 में चंदेल किंग परमादिरादेव जो थे उनको डिफीट किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, और उनकी मृत्यु हो जाती है, मार देता है कुतुबुद्दीन ऐबक इनको। 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक दिल्ली की राजगद्दी पे बैठेगा और यहां से स्लेव डायनेस्टी, गुलाम वंश का आरंभ होगा। 13th और 14th सेंचुरी में सेंट्रल पार्ट्स जो थे कंट्री के, उनपे कौन डोमिनेट कर रहा था? उनमें क्या हो रहा था? गैलेंट रेजिस्टेंस हो रहा था और बारबैरिक रिप्रेशन हो रहा था। सुनिए, गैलेंट रेजिस्टेंस और बारबैरिक रिप्रेशन का मतलब बताती हूं मैं आपको। गैलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है बहादुरी से रेजिस्ट करने की कोशिश की जाएगी, लेकिन उतनी ही बुरी तरह, उतनी ही दुर्दशा करते हुए उस चीज को रिप्रेस कर दिया जाएगा बाय दीज इन्वेडर्स। इसके बाद मुगल्स जो हैं पूरे नॉर्थ इंडिया पे कब्जा कर लेंगे और यहां से रूल करेंगे, आगरा को अपनी कैपिटल बना के। बाद में वो कैपिटल शिफ्ट कर लेंगे टू दिल्ली। औरंगजेब के टाइम पे छत्रासल थे बुंदेलखंड के, ऐसे ऐसे नाम बिल्कुल याद रहने चाहिए आपको। वो जो है विद्रोह चला देंगे। छत्रासल हेल्प लेंगे पेशवा बाजीराव से इसमें, और मराठास जो हैं उत्तर प्रदेश एंटर करेंगे। सादत खान नाम सुना होगा आपने, लोकल सूबेदार थे औध के, वो सोवरेनिटी डिक्लेयर कर देंगे स्टेट की इन 1732 कि भाई मैं इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर देंगे, ऐसा मानिए। सोवरेनिटी का मतलब एक्चुअली इंडिपेंडेंस होता नहीं है, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ समझाने के लिए बता रही हूँ। उसके बाद उनके सक्सेसर्स रूल करेंगे कब तक? 1856 तक। जब, और आप तो जानते हैं उसके बाद फिर जो ये औध था इसको मर्ज कर लिया जाएगा ब्रिटिश रूल में ऑन द ग्राउंड्स ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन। जानते हैं ना आप लोग, भाई झांसी को इसलिए किया था, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लगा दिया था वहां पे, है ना, और औध को 1856 में मर्ज कर लिया था। उत्तर प्रदेश काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा 1857 में भी। आप जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ऑफ झांसी, बेगम हजरत महल ऑफ अवध, इस बार भी क्वेश्चन आया है 1857 पे। देख लीजिए आप कितना इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए भी और प्रीलिम्स के लिए भी। और बख्त खान, नाना साहेब, अजीमुल्ला खान, अहमदुल्ला शाह राणा, बेनी माधव, ये सब बहुत अच्छे पेट्रियट्स होंगे जो अपनी लाइफ तक गंवा देंगे कंट्रीब्यूट करने के लिए इन द रिवोल्ट ऑफ 1857। अच्छे से जानते हैं आप, इन सबके सेंटर्स आपको पता होने चाहिए, कौन से कहां से लीड कर रहे थे। यही सवाल आया था पेपर में, ठीक है। मेंस का ये फायदा होता है, देखो नाम याद है ना आपको, और ये याद नहीं है कि कौन सा किस जगह से रूल कर रहा था या बता रहा था। अब ऑब्वियसली आप यूपी के ही बताएंगे नाम, ऐसा नहीं है मेंस में आप कोई भी नाम लिखाएंगे, लेकिन यूपी में आपको पर्टिकुलर जगह नहीं पता पड़ रही, बरेली से कौन था या कहीं और से कौन था, तो सिर्फ नाम लिख के भी काम चल जाएगा, समझ रहे हैं? या फिर सिर्फ ये लिख के भी काम चल जाएगा दैट दीज वर द इंपॉर्टेंट सेंटर्स ऑफ रिवोल्ट, लेकिन प्रीलिम्स में नहीं चल पाएगा, है ना। चलिए, 1858 में दिल्ली डिवीजन जो है वो सेपरेट हुआ फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट रीजन एंड द कैपिटल ऑफ यूपी वाज शिफ्टेड फ्रॉम आगरा टू इलाहाबाद, ठीक है, याद रखिएगा 1858। 1877 में लेफ्टिनेंट गवर्नर की जो पोस्ट थी ऑफ नॉर्थ वेस्ट और चीफ कमिश्नर ऑफ औध, इनको आपस में दोनों को मर्ज कर देंगे, और उस टाइम से ये जो पूरा एरिया होगा इसको कहा जाएगा नॉर्थ वेस्ट आगरा एंड औध यूनाइटेड प्रोविंस, ये पूरा एक नाम होगा। फिर 1902 में, ये याद रखिएगा प्लीज, नाम बन रहा है अब यूपी का, धीरे धीरे यूपी एग्जिस्टेंस में आ रहा है यहां से, तो इसका एक चार्ट बना लीजिए आप। 1858 में ये था, फिर ऐसे ऐसे ऐसे, थोड़ा सा माइंड मैप्स टाइप बना सकते हैं आप आंसर राइटिंग के लिए। 1902 में स्टेट जो बना, ये वाला अभी जो आपने ऊपर देखा, ये वाला, इसको बुलाया जाने लगेगा आगरा एंड औध यूनाइटेड प्रोविंस या अवध यूनाइटेड प्रोविंस, जैसे आप बोलना चाहें। गवर्नर्स यहाँ पे अपॉइंट होते थे 1921 से, और उसके कुछ टाइम बाद लखनऊ को कैपिटल बनाया जाएगा। फिर 1937 में नाम फिर से शॉर्टन हो जाएगा यूनाइटेड प्रोविंसेस। फिर 2.5 साल बाद किसके? इंडियन इंडिपेंडेंस के जनवरी 24, 1950 से हमारे स्टेट का नाम रखा गया उत्तर प्रदेश, जो कि हमारा अभी भी नाम है, ठीक है जी। तो ये आपको डेट याद रखनी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखेंगे कल्चरल हेरिटेज हमारे यूपी की। अब जानते हैं वन ऑफ द ओल्डेस्ट एविडेंसेस इंडियन कल्चर के पाए जा सकते हैं यहाँ से। वो अलग बात है कि हड़प्पा और मोहनजोदारो जैसी साइट्स यहाँ पे नहीं डिस्कवर की गई, लेकिन जो एंटिक्विटीज मिली हैं हमें बांडा,
बुंदेलखंड, मिर्जापुर और मेरठ से, उससे ये पता चलता है कि हिस्ट्री जो है हमारी, इट इज रिलेटेड टू द अर्ली स्टोन एज एंड द हड़प्पन एज। ठीक है। पेंटिंग्स जो हैं बनाई गई थी बाय प्रिमिटिव मैन। प्रिमिटिव मैन कौन था? जिसको राइटिंग की कोई नॉलेज नहीं थी और जो सबसिस्टेंस फार्मिंग करता, जो सबसिस्टेंस फार्मिंग नहीं, जो वॉन्डरर था, हर्डर एंड वॉन्डरर, नॉट सबसिस्टेंस फार्मिंग। अच्छा, कमेंट करके बताइए जरा, सबसिस्टेंस फार्मिंग किसे कहते हैं? एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, बताइए आप जरा। देखिए, इस मॉड्यूल को करने से आपके एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट्स बहुत स्ट्रॉन्ग करा दूंगी मैं, बहुत अच्छे से। जो भी मुझे चीजें लगेंगी वो सबको छुटपुट चीजें मैं आपको यहाँ पे बता दूंगी। तो आपका ये वन स्टॉप डेस्टिनेशन टाइप हो जाएगा चीजें, फिर इधर उधर नहीं भागिएगा, सिर्फ अपना आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करी और अपना चेक करा लिया। तो जो चौक से या फिर डार्क रेड कलर, जिसको वो बोलते थे ना ऑचरे कलर्ड, ठीक है, गेरुआ रंग, उससे बना के कुछ पेंटिंग्स पाई गई हैं। आप जानते हैं कहां पे मिली हैं? विंध्यन रेंजेस में मिली हैं, मिर्जापुर के आसपास। इसी टाइम की पॉटरी, बर्तन मिले हैं अतरंजी खेड़ा से, कौशाम्बी से, राजघाट से, सोंख से। देखिए, जब स्टेट वाइज लिखेंगे ना आप क्वेश्चंस, तो इंडिया की हिस्ट्री में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, स्टेट में आपके कुछ ही पॉइंट्स हैं। तो जो मैं अंडरलाइन कर रही हूं ना आपके सामने, प्लीज इनका कहीं पे नोट बना लीजिएगा, या फिर 2-3 बार वीडियो, 2 बार देख लीजिएगा वीडियो मेरे हिसाब से, तो भी बात बन जाएगी। इसके अलावा ऑब्जेक्ट्स भी मिले हैं कानपुर, उन्नाव, मिर्जापुर, मथुरा, इन सब जगहों से। मतलब जो ये बताते हैं हमको कि आर्यंस जो हैं इन स्टेट में, हमारे स्टेट में अराइव कर गए थे। इन सब एविडेंस के हिसाब से this is absolutely possible that the evidence of Indus Valley and Vedic civilizations are also buried under the ruins of the ancient sites here. मैंने आपको बताया ना, आप खोज तो जारी है ना, कल को क्या पता कुछ कहीं से मिल जाए और वो उस जगह का हो, ये चीज बताई मैंने आपको अभी। एंड यूपी इज द ओरिजिन प्लेस ऑफ एंशिएंट सिविलाइजेशन ऑफ हिंदूज, वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत बड़ा पार्ट एंशिएंट वैदिक लिटरेचर का, सब कॉन्टिनेंट का ओरिजिनेट हुआ यहीं के आश्रम से। स्कल्पचर्स, आर्किटेक्चर, बुद्धिस्ट टाइम के बहुत अच्छा सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है इंडियन कल्चरल हेरिटेज में। आर्किटेक्चर हो गया, पेंटिंग हो गया, म्यूजिक हो गया, डांस हो गया, आप जानते हैं बहुत अच्छा फ्लरिश किया था ड्यूरिंग द मुगल पीरियड। आर्किटेक्चर पे क्वेश्चन आता है, टप्पा स्टाइल पूछा है इस बार पेपर में, पूछा है कि नहीं पूछा है? और फिर ताजमहल जब कंस्ट्रक्ट हो गया आगरा में, तो आप जानते हैं मुगल आर्किटेक्चर जो है अपनी पीक पे पहुंच गया। म्यूजिक ट्रेडिशन देख लीजिए आप यूपी के, वो भी बहुत अच्छे खासे डेवलप हुए थे इसी टाइम पे। सितार, तबला, जिनको काफी पॉपुलर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स माना जाता है इंडियन म्यूजिक में, दे इवॉल्व्ड ड्यूरिंग दिस टाइम ओनली। कथक, वेरी इंपॉर्टेंट, द क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ नॉर्थ इंडिया, ओरिजिनेटेड एज अ डिवोशनल डांस इन द टेम्पल्स ऑफ मथुरा एंड वृंदावन इन द 18th सेंचुरी। ठीक है, और कितने क्लासिकल डांस हैं फॉर्म्स इंडिया के? कथक इज वन ऑफ देम, है ना। स्टोरी टेलर्स बोलते हैं ना, कथक का मतलब होता था स्टोरी टेलर्स, उससे ये ओरिजिनेट हुआ था। तो ये पहले एज अ डिवोशनल डांस होता था, भगवान की भक्ति में किया जाने वाला नृत्य है। ठीक है, एज द बर्थ प्लेस ऑफ हिंदी, हिंदी का जन्म स्थान है ये, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट एंड द कंट्री, यूपी इज द इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ हिंदी लिटरेचर, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एज द बर्थ प्लेस ऑफ, दोबारा आ गया, भारतेंदु हरिश्चंद्र ऑफ वाराणसी, आप जानते हैं, इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है, वॉज वन ऑफ द मोस्ट फर्स्ट प्रोमिनेंट राइटर्स टू प्रेजेंट द ट्रेडिशनल फॉर्म ऑफ हिंदी एज अ लिटरेरी मीडियम। कमाल का लिखते थे। द रूट्स ऑफ इंडियन कल्चर एंड हेरिटेज आर ऑल्सो फाउंड इन यूपी। द स्टेट हैज विटनेस्ड डाइवर्स एंड डायनामिक पास्ट ऑफ वेरियस regimes from different parts of the world, resulting in a beautiful amalgamation, मिश्रण है अलग अलग बिलीफ्स का, अलग अलग ट्रेडिशंस का। हमें कैसे पता चलता है? फ्रॉम द सीन ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, लिटरेचर, इन सब से। ताजमहल, द बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा, द बर्थ प्लेस वेयर लॉर्ड बुद्धा अटेन्ड निर्वाण, इंट्रोड्यूस बुद्धिज्म टू द वर्ल्ड, मीटिंग प्लेस ऑफ होली रिवर्स ऑफ गंगा, यमुना, सरस्वती, त्रिवेणी जिसको बोलते हैं। सब कुछ कहां पे है? यहीं पे तो है भाई। ताजमहल कहाँ है? बर्थ प्लेस ऑफ लॉर्ड कृष्णा तो पता है आप लोगों को, नहीं पता है? ये सब हमें मिलते हैं यहीं से। अब देख लीजिए, हमने डायरेक्ट यहाँ पे आगरा, मथुरा, वृंदावन ये सब ना लिखने की जगह इसको ऐसे ब्यूटिफाई करके लिखा। इसको कहते हैं थोड़ी सी फ्लावरी लैंग्वेज, जो कि आपको पेपर में अपने यूज करनी होगी। ठीक है, उसी से आपको नंबर मिलेंगे, याद रखिएगा ये चीज। चलिए,
तो अब हम देखेंगे यूपी के, अब हम ऐसे टेम्पोरल टाइम पीरियड में स्टडी कर लेते हैं। वो हमारा इंट्रोडक्टरी देख लिया अभी तक हमने। अब हम देख लेते हैं एंशिएंट हिस्ट्री, ठीक है, प्राचीन इतिहास उत्तर प्रदेश का। प्री हिस्टोरिकल पीरियड देख लीजिए। आप जानते हैं ह्यूमन सिविलाइजेशन स्टार्ट हुई थी स्टोन एज से। 3 पीरियड्स में डिवाइडेड है, पेलियोलिथिक, मीजोलिथिक और नियोलिथिक। पेलियोलिथिक की बात करें तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं इस वाले एरिया की, एरा की, जो यूपी में मिलती हैं। याद रखिएगा नाम प्लीज। मेन जो है इसमें से वो है बेलान वैली। बेलान वैली वन ऑफ द ओल्डेस्ट साइट है जहां पे पहला ह्यूमन सेटलमेंट एक्चुअली हुआ था। कहां पे है ये? बेलान रिवर ट्रिब्यूटरी है टॉन्स नदी की, जो सोनभद्र से ओरिजिनेट होती है, वहां पे पाई जाती है ये। और तीनों पीरियड्स के साक्ष्य है, पेलियोलिथिक पीरियड के जो तीनों पीरियड है, लोअर, मिडिल और अपर, वो हमें यहां से प्राप्त होते हैं। क्रेडिट किसको जाता है डिस्कवरी और एक्सकवेशन का बेलन वैली को? इट गोज टू प्रोफेसर GR शर्मा। ये फॉर्मर प्रेसिडेंट रहे हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के। यहां से एक बहुत सुंदर मूर्ति मिली थी मदर गॉडेस की, जो कि बोन से बनी थी, लोहड़ा ड्रेन के पास से मिली थी। पेलियोलिथिक रिमेन्स हमें और जगह से भी मिलते हैं, जैसे कि सिंगरौली वैली से, जो कि लोकेटेड है सोनभद्र और चकिया डिस्ट्रिक्ट चंदौली में, वाराणसी रीजन के आसपास, ठीक है। मीसोलिथिक साइट का बात करें तो मेन जो साइट्स थी मीसोलिथिक एज की। अब देखिए फर्क समझिए आप इंडियन हिस्ट्री और यूपी हिस्ट्री में। पेलियोलिथिक पीरियड में हमने पेलियो वर्ड का मतलब लिथिक ऑफ स्टोन एज पढ़ते हैं ना हम ऐसे, वो आपको यूपी के आंसर में नहीं लिखना है। आपको यहाँ पे सिर्फ इस बात से मतलब है कि यहाँ पे इस टाइम पीरियड के कौन कौन से साइट्स थी, किसने डिस्कवर किया, 3 पॉइंट में। समझाने के लिए बड़ा लग रहा होगा, एक ही बार टाइम लगेगा, दोबारा टाइम नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। अब मीसोलिथिक पीरियड में भी आपको ये नहीं बताना है कि मीसोलिथिक पीरियड को क्या कहते हैं और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हैं, ये आप बताइएगा एंशिएंट हिस्ट्री वाले पेपर में, हिस्ट्री वाले पेपर में मतलब, ठीक है। मतलब अगर कहीं जरूरत पड़े तो, अदरवाइज तो आपका इंडियन नेशनल मूवमेंट ही इंपॉर्टेंट है। मेन साइट्स मीसोलिथिक एज की यूपी की हैं सराय नाहर राय, बहुत सवाल आता है, महादहा, दमदमा, चौपानी मांडो, और ये सब कहाँ पे है? ये सराय नाहर राय, महादहा, दमदमा कहाँ पे है? प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में। परमानेंट हट्स के एविडेंस मिले हैं सराय नाहर राय से, महादहा से, जो फ्लोर होता था हट का, और रिमेन्स मिले हैं टेम्परेरी रेसिडेंस के सराय नाहर राय से, परमानेंट के भी और टेम्परेरी के भी। 14 ब्यूरियल्स, 8 पिट हर्ट्स यहां से मिले हैं हमें। हेड ऑफ द डेड बॉडी इज प्लेस्ड इन द वेस्ट एंड द फीट इन द ईस्ट। हर जगह अलग अलग होता था ना कि डेथ के बाद कैसे कैसे प्लेस करते थे बॉडी को। और एविडेंस मिला है वॉर का, एक्सटर्नल ह्यूमन इन्वेजन का मिला है हमें इसी जगह से, सराय नाहर राय से। हाफ बर्न्ट बोन्स मिली हैं एनिमल्स की यहीं से, इसका मतलब फूड हैबिट्स का पता चलता है रेसिडेंट्स की। कुछ कपल टूम्स भी मिले हैं महादहा से, मतलब मेन और विमेन को इकट्ठा बरी किया गया एक कब्र में। एरो हेड्स मिले हैं, ऑर्नामेंट्स मिले हैं बोन से बने हुए, हड्डियों से बने हुए। स्मॉल स्टोन के टूल्स मिले हैं, कहां से? इन दोनों साइड से। 41 ब्यूरियल्स और कुछ पिट हर्ट्स मिले हैं दमदमा से, ठीक है। और 5 डबल डूम्स, डबल टोम्स, ब्यूरियल्स ऑफ 2 डेड बॉडीज टुगेदर, while 3 human dead bodies are kept together in a mausoleum। यहां से छोटे छोटे टूल्स मिले हैं, कुछ कुछ ऑर्नामेंट्स मिले हैं वही हड्डियों से ही बने हुए, और मैक्सिमम 17 ह्यूमन स्केलेटन्स मिले हैं किसी रॉक शेल्टर से। वो कहां से मिले हैं? लेखिया, कहां पे? नियर प्रयागराज। ये कुछ चीजें आप पॉइंट फॉर्म में लिख सकते हैं। न्यूलिथिक एज की बात करें तो, न्यूलिथिक साइट्स की बात करें तो, कोल्डी हवा के अलावा मगध और पंचोहो जो लोकेटेड है बिलान रिवर में, प्रयागराज में, इसके अलावा नाम आते हैं लहुरा देव ऑफ संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट, काफी इंपॉर्टेंट नाम है। अर्लीस्ट एविडेंस एग्रीकल्चर का, मड ब्रिक का, मिट्टी से बनी ईंटों का। ग्रास थैच्ड ड्वेलिंग्स, ग्रास थैच्ड ड्वेलिंग्स कौन से हो गए? घास से वो जो थैचिंग करते हैं ना, थैचिंग समझते हैं आप, वो भूसे से हट बना देते हैं, उस तरीके की भी इन साइट से मिली हैं। वेयर एविडेंस ऑफ पैडी कल्टिवेशन, धान की खेती के एविडेंस मिले, आप जानते हैं, बहुत फेमस कोल्डियावा से। और रिसर्च की बात करें तो लहरा देव इज बीइंग एक्सेप्टेड एज द ओल्डेस्ट साइट ऑफ एग्रीकल्चर इन द इंडियन सबकॉन्टिनेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। पैडी कल्टीवेशन के भी यहां से आपको साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पहले स्टोन टूल्स न्यूलिथिक पीरियड के ऑब्टेन किए थे किसने? ले मेज्योर ने इन 1860 इन द टॉन्स वैली, रिवर वैली ऑफ यूपी। कोल्डी हवा इलाहाबाद में लोकेटेड है। इट इज द ओनली साइट फ्रॉम वेयर द अर्लीस्ट एविडेंस ऑफ राइस हैव बीन रिसीव्ड। तो ये तो कुछ चीजें इतनी इंपॉर्टेंट हैं कि आपको नॉर्मली याद होंगी, कुछ चीजें यूपी स्पेसिफिक आपको याद करनी पड़ेंगी।
मेंस में आप सोच रहे हो प्रीलिम्स में बहुत मेहनत कर ली, थक गए हैं, मेहनत तो आप अब देखिए कितनी होगी। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, हड़प्पन कल्चर एंड सिविलाइजेशन आप जानते हैं, इंपॉर्टेंट आर्कियोलॉजिकल साइट्स इस टाइम पीरियड की कहां से मिली है? मेरठ से और सहारनपुर से, यूपी में। ईस्टर्न मोस्ट साइट वेरी इंपॉर्टेंट कौन सी है? आलमगीरपुर। सवाल आया है ऐसा कोई मिलता जुलता? नहीं आया है, बताइए कहां पे मिलती है ये आपको? हिंडन नदी के किनारे बसी एक जगह है, ट्रिब्यूटरी यमुना नदी की है ये, और मेरठ डिस्ट्रिक्ट के अंदर आती है ये। एंशिएंट साइट जो डिस्कवर की गई थी 1958 में बाय यज्ञदत्त शर्मा, आलमगीरपुर। इसको कहा जाता है एज परासराम्स खेरा या फिर पराशराम्स खेड़ा, ऐसे बोल लो। आलमगीरपुर के अलावा हुलास सहारनपुर से, बदगांव बागपत, मानपुरा बुलंदशहर, कैराना शामली और मंडी विलेज मुजफ्फरनगर, इनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है एज हड़प्पन टाउनशिप्स। पांचाल किंगडम की बात करें तो वो कहां से कहां तक फैला हुआ था? इट वाज स्प्रेड अक्रॉस द गंगा प्लेन बिटवीन द प्रेजेंट डे कानपुर एंड वाराणसी। प्रेजेंट बुदाऊं, बरेली, फरूखाबाद भी इसके अंदर इंक्लूडेड थे। कैपिटल थी काम्पिल्य, एक जगह है फिलहाल फरूखाबाद में। काशी वॉज लोकेटेड इन द प्रेजेंट वाराणसी रीजन एंड अजातशत्रु वॉज द किंग ऑफ काशी इन द लेटर वैदिक पीरियड। आलमगीरपुर में बहुत सारे पीसेस मिले हैं बीड्स के, ब्रेड रोलिंग बोर्ड मिले हैं रोलिंग पिन के साथ, बाउल्स मिले हैं। इसके अलावा पीकॉक की, स्क्विरल्स, गिलहरी की फोटोज मिली हैं, कुछ स्क्रिप्ट मिली हैं जो पॉटरी पे लिखी हुई है, और जिससे पता चलता है कि जो रेसिडेंट्स थे दे वर फेमिलियर विद द आर्ट ऑफ राइटिंग। अभी तो हड़प्पन स्क्रिप्ट डेसिफर की गई है, लिखा क्या है तो किसी को पता ही नहीं है, लेकिन हाँ ये तो पता है लिखा है, ठीक है। फिर अगर हम अब एंशिएंट खत्म, अब हम वैदिक पीरियड में आते हैं, तो कोई खास मेंशन नहीं है किसी रीजन का प्रेजेंट डे यूपी का वैदिक हिम्स में। जो वैदिक हिम्स कंपोज्ड है ना उसमें नहीं है। इवन द लोकेशन ऑफ द होली रिवर्स गैंजेस एंड यमुना इज मेंशन्ड ऑन द फार होराइजन ऑफ द लैंड ऑफ आर्यंस। मतलब एग्जैक्ट जो आज ये लोकेटेड है ना नदियां, ये भी नहीं मेंशन्ड है। लेटर वैदिक एज में आते आते इंपॉर्टेंस ऑफ सप्त सिंधु कम हो गई थी एंड दैट ऑफ ब्रह्म ऋषि देश और मध्य देश इंक्रीज्ड। याद रखिएगा इस टाइम पे प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश थोड़ा सा सेक्रेड प्लेस बन जाएगा, धार्मिक स्थल बन जाएगा और मेजर सेंटर बन जाएगा वैदिक कल्चर और नॉलेज का। तो अगर बात करें वैदिक हिम्स में, उसमें कोई जिक्र नहीं है हमारा यूपी का। 16 जनपद में से जो डेवलप हुए थे वैदिक और लेटर वैदिक पीरियड में 8 लोकेटेड थे प्रेजेंट डे यूपी में। तब तो यूपी नहीं था ना, 8 थे प्रेजेंट डे यूपी में। अब देख लीजिए कौन कौन से इंपॉर्टेंट है। कुरु, मेरठ, दिल्ली रीजन वाला है ये। पांचाल, बरेली, बदाऊं, फरूखाबाद वाले रीजन जो आज के हैं वो इसमें इंक्लूडेड थे। सोरासेन तो ये मथुरा वाला, वत्सा प्रयागराज, कौशल अवध, श्रावस्ती वाला, मल्ल देवरिया वाला, काशी वाराणसी और छेदी बुंदेलखंड, ये आप याद रखिएगा। नई किंगडम जो थी कुरु, पांचाल, काशी, कौशल, ये मेंशन्ड है इन द पोस्ट वैदिक टेक्स्ट एज अ मेजर सेंटर्स ऑफ वैदिक कल्चर। जो लोग थे कुरु पांचाल रीजन के, दे वर कंसिडर्ड टू बी द बेस्ट रिप्रेजेंटेटिव्स ऑफ वैदिक कल्चर। They were widely respected as an excellent orator of Sanskrit. संस्कृत कमाल की बोलियां आती थी इन लोगों को। The running of schools and institutions by them were commendable. Their way of life was a role model for other kings, under the reign of whom the Brahmins were highly respected for their piety and intelligence. पंचाल परिषद थी एक, मतलब इतना अच्छा इनका सेटअप, इतना अच्छा इनका अरेंजमेंट था कि पंचाल परिषद थी जो प्रोमिनेंटली मेंशन्ड है उपनिषद में भी। और जो स्कॉलर्स थे गुरु पंचाल के, आप जानते हैं वो फॉरेन स्टेट्स जाते थे किस ओकेजन पे? अश्वमेध यज्ञ के ओकेजन पे, वेरी फेमस। पांचाल किंग थे प्रवहन जायवली, वो बहुत बड़े थिंकर थे जिनको ब्राह्मण स्कॉलर्स शिलिक, दलभ्य, श्वेतकेतु, उनके फादर उद्दलक अरुणी, ये भी प्रेस करते थे, ये भी इनकी तारीफ करते थे। अजातशत्रु काशी के जो थे वो भी बहुत बढ़िया फिलोसफिकल किंग थे जिनकी सुपीरियोरिटी बहुत सारे ब्राह्मण जैसे कि दृप्ति, वल्हकी, गार्गय सब मानते थे। बहुत सारे लिटरेरी वर्क्स, बहुत अच्छे साहित्य का काम इनके टाइम पे कंपोज हुआ था ड्यूरिंग दिस एरा एंडिंग इन दी उपनिषद्स। जितनी भी क्रिएशंस हैं, जो भी ये वैदिक लिटरेचर थी, इनका क्या सिंबल क्या था इनका? दे सिंबलाइज्ड हाई क्वालिटी ऑफ ह्यूमन इमेजिनेशन। ठीक है। उपनिषद लिटरेचर वाज द रिजल्ट ऑफ द पेनिस performed by the sages in their ashrams. Many of these ashrams were located in the present day उत्तर प्रदेश। पेनिस जानते हैं ना आप, किसी तरह की तपस्या करना, ठीक है। प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश यूज्ड टू हैव मेनी आश्रम्स ऑफ सेजेस लाइक भारद्वाज, यज्ञवल्क्य, वशिष्ठ, वाल्मीकि, ऐत्रेय, सब सुने आपने, ये संत रहे हैं, महासंत, महर्षि, इन सब के आश्रम कहाँ थे? यूपी में थे।
या फिर बॉर्डर पे थे। और कुछ अर्यंक और उपनिषद जो हैं वो लिखे गए थे इन्हीं किसी आश्रमों में इन उत्तर प्रदेश। ठीक है, पोस्ट वैदिक पीरियड पे आएंगे अब। एविडेंसेस मिलते हैं ऑफ द कल्चरल हेरिटेज ऑफ उत्तर प्रदेश कम्स फ्रॉम द पीरियड ऑफ रामायण एंड महाभारत। जैसे मैंने आपको बताया ये एपिक पीरियड माना जाता है, महागाथाएं हैं ये। महाभारत तो महागाथा है ना। जो स्टोरी थी रामायण की वो किसके अराउंड रिवॉल्व होती है? अराउंड द इक्ष्वाकु डायनेस्टी ऑफ द कोशाल एंड द बेसिस ऑफ महाभारत रिजाइड ऑन कुरु डायनेस्टी ऑफ हस्तिनापुर। तो जो लोकल लोग हैं दे स्ट्रांगली बिलीव दैट द आश्रम ऑफ महर्षि वाल्मीकि, जो कि ऑथर है रामायण के, वो लोकेटेड है एट ब्रह्मवर्त, बिठुर जगह है कानपुर के पास, उसके सराउंडिंग्स वाले एरिया में, एंड द सराउंडिंग्स ऑफ नैमिषारण्य हु नरेटेड द स्टोरी ऑफ महाभारत एज ही हर्ड फ्रॉम वेद व्यास। वेरी इंपॉर्टेंट। कुछ स्मृति कुछ पुराण भी कंपोज हुए थे, मतलब लिखे गए थे यूपी में। गौतम बुद्ध, महावीर, महाकलीपुत्र घोषाल, ये कुछ बहुत बड़े थिंकर्स रहे हैं। अब ये सिर्फ भगवान तो नहीं थे, ये तो थिंकर्स भी थे ना, गौतम बुद्ध और महावीर, जिन्होंने यूपी का पूरा सिस्टम रेवोल्यूशनाइज कर दिया था 6th सेंचुरी में। और आप जानते हैं इनमें से महाकलीपुत्र घोषाल जो थे वो श्रवण में उनका जन्म हुआ था, नियर श्रावस्ती। आजीविका सेक्ट सुना होगा आपने, बहुत फेमस है, उसके ये फाउंडर थे। लॉर्ड महावीर 24 तीर्थंकर कहे जाते हैं जैन्स के। उनका जन्म बताया जाता है बिहार में और उनके बहुत ज्यादा फॉलोअर्स थे यूपी में भी। ऐसा बोला जाता है कि वो यूपी में रहे हैं 2 बार रेनी सीजन्स के वक्त। ये लोग ट्रैवल करते थे, आप जानते हैं, फिर जब बारिश पड़ जाती तो ये विहार सुना है ना आपने, उसमें रुक जाते थे रेस्ट करने के लिए या फिर मौसम निकालने के लिए। वंस एट श्रावस्ती एंड द सेकेंड टाइम एट पंडरानू नियर देवरिया, दोनों नाम याद रखिएगा। पाव ऑल्सो प्रूव टू बी फाइनल रेस्टिंग प्लेस। आप जानते हैं पावपुरी में इनकी डेथ होती है। इनफैक्ट जैनिज्म वॉज पॉपुलर इन उत्तर प्रदेश इवन बिफोर द पीरियड ऑफ महावीर। बहुत से तीर्थंकर, भाई ये तो 24वें थे ना, इससे पहले भी तो 23 तीर्थंकर थे। तो जो तीर्थंकर थे कुछ पार्श्वनाथ, सांभरनाथ, चंद्रप्रभा, ये हम यूपी के ही स्टेट में पैदा हुए थे और कैवले भी, एनलाइटनमेंट भी इनको यहीं पे मिला था। तो द पॉपुलैरिटी ऑफ जैनिज्म वाज मेंटेन्ड इन द स्टेट इवन इन द फ्यूचर सेंचुरीज। इसका एविडेंस हमें मिलता है फ्रॉम द रुइंस ऑफ मेनी एंशिएंट टेम्पल्स। तो ऐसे आप लिख सकते हैं थोड़ा सा। द रिमेन्स ऑफ अ ग्रैंड जैन स्तूप हैज बीन एक्सकेवेटेड नियर द Kanakali mound in Mathura, while the Jain temples built in the early Middle Ages are still preserved at Deoghar, Chanderi and other places. तो जब जैनिज्म में आपको थोड़ा सा लिखना हो तो इन जगहों के आपको नाम मेंशन करने पड़ेंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश की बात करें इन द एरा ऑफ महात्मा बुद्ध। तो गौतम बुद्ध, फाउंडर ऑफ बुद्धिज्म, वेरी फेमस। ही वाज बोर्न इन लुम्बिनी, नेपाल। उनके फादर किंग शुद्धोधन वाज रूलर ऑफ अ स्मॉल किंगडम कपिलवस्तु। उनकी मदर थी माया, जो आती थी एक स्मॉल किंगडम देवड़ा से, जो कि देवरा डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। धार्मिक स्तूप कहाँ पे है? बहुत बड़ा स्तूप है सारनाथ, वाराणसी में। जो ये स्तूप्स हैं इनका ओरिजिन है एज प्री बुद्धिस्ट ट्यूमुलाई, मतलब इसमें एस्केटिक्स बरी किए जाते थे सिटिंग पोजीशन में, जिसको बोला जाता था चैत्य। बुद्धा के महापरिनिर्वाण के बाद उनके रिमेन्स क्रिमेट हुए और उनकी जो एशेस थी, अस्थियां जो प्रोड्यूस हुई, उसको 8 माउंट्स में डिवाइड कर दिया गया था और उसको फिर दफना दिया गया था। इसके अलावा 2 माउंट्स ऐसे भी हैं जिसमें अर्न्स और एम्बर्स हैं, मतलब एक में तो आपने एशेस रख दी और जिसमें वो जो अर्न्स, जिसके अंदर जिस बर्तन में वो थी, उसको आपने अलग जगह रख दिया। तो ज्यादा कुछ खास नहीं पता इनके बारे में, लेकिन अभी मतलब इट इज येट टू पॉसिबली आइडेंटिफाई द ओरिजिनल 10 मॉन्यूमेंट्स। इसके अलावा डेकोरेशंस मिलती हैं कुछ और एंशिएंट माउंट्स की, कहां से? सारनाथ और सांची से। इन ऑर्डर टू मार्क द वेरियस लाइफ अचीवमेंट्स ऑफ लॉर्ड बुद्धा एट सारनाथ, धार्मिक स्तूप को इंस्ट्रक्ट किया गया 500 AD में। जो पहले जो बिल्ड किया गया था ना स्ट्रक्चर धार्मिक स्तूप से पहले, किसके ऑर्डर पे? द ग्रेट मौर्यन एम्परर अशोक इन 249 BC। और जो ऊपर के स्तूप्स हैं ये ओरिजिनेट हुए थे इन द फॉर्म ऑफ सर्कुलर माउंट्स। आपने डायग्राम देखा होगा, नहीं देखा तो आप एक बार देख सकते हैं। मेंस में आप थोड़ा बहुत डायग्राम भी बना के आ सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, अच्छा रहता है आंसर उससे। इट वॉज सराउंडेड बाय लार्ज स्टोन्स। तो किंग अशोक ने स्तूप्स बिल्ड किए थे टू प्रिजर्व द स्मॉल पीसेज ऑफ कैल्साइंड बोन एंड अदर रेलिक्स ऑफ बुद्धा एंड हिज डिसाइपल्स। इस साइड के पास एक अशोकन पिलर भी मिलता है आपको, जिसमें बहुत सारे इंस्क्रिप्शंस उसके ऊपर लिखे हुए हैं। धार्मिक स्तूप जो है इट मार्क्स द स्पॉट, ऋषि पत्तन बोलते हैं जिसको, विच कैन बी ट्रांसलेटेड टू द वेयर सेजेस अराइव्ड।
तो यहाँ पे बुद्धा एनलाइटनमेंट के बाद मतलब उस स्पॉट पे आए थे जहां पे उन्होंने अपने 5 डिसाइपल्स को धर्मोपदेश दिया था। प्रेजेंट शेप की बात करें तो स्तूप जो है एक सॉलिड सिलेंडर है, ब्रिक से बना हुआ, स्टोन से बना हुआ, जिसकी हाइट है करीब 43.6 मीटर्स तक एंड इट हैज अ डायमीटर ऑफ 28 मीटर्स। ये लार्जेस्ट स्ट्रक्चर है सारनाथ का और इसके अंदर बहुत, आप में से तो गए होंगे बहुत लोग, आई एम श्योर, सारनाथ का स्तूप, सारनाथ घूमने। इट हैज एक्सक्विजिटली कार्व्ड फिगर्स ऑफ ह्यूमंस एंड बर्ड्स on its wall as well as some inscriptions written in Brahmi script। ठीक है, स्क्रिप्ट ध्यान रखिएगा कौन सी है। अब आगे अगर हम देखें तो आप जानते हैं गौतम बुद्ध को एनलाइटनमेंट जो मिला वो मिला था बोध गया बिहार में, ठीक है, बट इट वाज एट इसी पतन या फिर मृगदेव नियर सारनाथ जो कि यूपी में है, जहां पे उन्होंने अपना पहला धर्म उपदेश या फिर फर्स्ट सरमन दिया था। और जो इनका ऑर्डर है, यहाँ पे ऑर्डर से क्या मतलब है, इनका बिलीफ, इनका फेथ, इनका धर्म, जिस चीज को ये मानते थे, उसकी फाउंडेशन जो है वो स्टार्ट हुई थी उत्तर प्रदेश से। इस तरह से देखा जाए तो सारनाथ जो है उसके पास किस चीज का डिस्टिंक्शन है, इट हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ धम्मा एंड संघ। आप जानते हैं ये दो एलिमेंट्स हैं ऑफ द होली ट्रिनिटी ऑफ बुद्धिज्म, जिसका तीसरा एलिमेंट, तीसरा अभिन्न अंग खुद बुद्धा हैं। तो ये तीनों आपको याद रखने हैं और बहुत ब्यूटीफुल लगेगा अगर आप ये लाइन लिख के आएंगे दैट सारनाथ हैज द डिस्टिंक्शन ऑफ बीइंग द बर्थ प्लेस ऑफ धम्मा एंड संघ। संघ वो था जिसमें सारे बुद्धिस्ट मॉन्क्स आएंगे और एक पर्टिकुलर कोड ऑफ कंडक्ट फॉलो करते हुए उसको फॉलो करेंगे, और धम्म वो था जब वो लोग सब इकट्ठा हो गए हैं तो वो जो प्रोपोगेट कर रहे हैं। आप जानते हैं अशोका ने भी अपने बेटे को, अपनी बेटी को श्रीलंका वगैरह भेजा था फॉर द प्रोपोगेशन ऑफ दिस धम्मा, ठीक है। कुशीनगर एक दूसरा प्रोमिनेंट जगह है जो रिलेटेड है टू द बायोग्राफी ऑफ महात्मा बुद्ध इन यूपी वेयर ही अटेन्ड महापरिनिर्वाण। बस कीवर्ड्स याद रखिएगा, सेंटेंस तो आप बना ही देंगे। देखिए बस इंग्लिश ठीक लिखिएगा, सिंपल इंग्लिश लिखनी है लेकिन ठीक लिखनी है। अपार्ट फ्रॉम दिस द कैपिटल ऑफ कोसाल, श्रवस्ती एंड संख्याशर संकिशा एटा के पास पड़ती है, ये आर ऑल्सो सम ऑफ द प्रोमिनेंट प्लेसेस वेयर नोटेबल इवेंट्स टुक प्लेस इन हिज लाइफ। तो कुछ और आप जगह नोट कर सकते हैं जहां पे, जिनको आप मेंशन कर सकते हैं। देखिए खाली आंसर लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा ब्यूटिफिकेशन करना पड़ेगा आंसर का, ठीक है, थोड़े से फूल पत्तियां लगानी पड़ेगी आंसर में, तो ये फूल पत्तियों का काम करेंगी ये कीवर्ड्स। चलिए, और बहुत सारे रूलर्स थे अलग अलग स्टेट्स के जो अर्स्टवाइल उत्तर प्रदेश में थे, जो बहुत इन्फ्लुएंस रहे फ्रॉम द टीचिंग्स ऑफ बुद्धा। अब जो लोग थे स्टेट के, मैंने आपको क्या बताया, रूलर्स तक इन्फ्लुएंस्ड रहे। बात करें अगर हम लोगों की, तो लोग भी पीछे नहीं थे इन शोइंग लव एंड डिवोशन टू महात्मा बुद्धा, एज मोस्ट ऑफ द मोनास्टिक लाइफ ऑफ बुद्धा वाज स्पेंट इन यूपी। वो अलग बात है कि उन्होंने वहां पे जाके निर्वाण हासिल किया बोध गया में, लेकिन उनकी काफी हद तक बहुत जिंदगी, बहुत सरमन उनके यूपी में गुजरे थे। तो कोई एग्जैजरेशन नहीं है कि मेन प्लेस जहां पे डेवलपमेंट हुआ, देखिए डेवलपमेंट कैसे होता है, डेवलपमेंट कोई ऐसे थोड़ी ना है कि यहां से उठ के इस पॉइंट से उठ के इस पॉइंट पे आप गए और यहां पे डेवलपमेंट हो गया, नहीं, डेवलपमेंट इज एन ऑनगोइंग प्रोसेस, जो प्रोसेस चल रहा है। तो ये जो प्रोसेस चला डेवलपमेंट का, ये मेनली हुआ यूपी में, ठीक है। और बुद्धिज्म जैनिज्म के अलावा पुराणिक ब्राह्मणिज्म भी अच्छा खासा पॉपुलर हुआ था उत्तर प्रदेश में। आप लिख सकते हैं, सिर्फ जैनिज्म बुद्धिज्म नहीं लिखना, आपको एक दो लाइन और लिखनी है। एंशिएंट आइडल्स मिलते हैं हमें रेवर्ड गॉड्स गॉडेसेस के ब्राह्मणिज्म के से रिलेटेड उत्तर प्रदेश में, जो कि कुषाण पीरियड के कोई मंदिर है उससे मिलते हैं, जो ये इंडिकेट करता है कि ब्राह्मणिज्म की काफी पॉपुलैरिटी रही है स्टेट में। मथुरा आप जानते हैं बर्थ प्लेस माना जाता है इंडियन स्कल्पचर का, और टेम्पल्स जो हैं ब्राह्मणिज्म से रिलेटेड अलग अलग पीरियड से, वो वाराणसी, प्रयागराज, बलिया, झांसी, कानपुर, गाजीपुर, इन सब जगहों पे आपको देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। और मैं फिर बता रही हूँ आपको, इसको पढ़ने के बाद, थ्योरी करने के बाद, आप साथ साथ हमारा प्रैक्टिस चल रही है, क्या बोलते हैं, यूट्यूब पे मिल जाएंगे आपको फ्री वीडियोस, वो उससे आप अपने आंसर प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। और जिनको चेक कराना है उसके लिए आपको हमारा पेड ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा। तो ये चीज आप जरूर करें कि थ्योरी पढ़ने के बाद उसकी भी हम प्रैक्टिस करा रहे हैं, तो वो भी आप कर सकते हैं। और एग्जाम से पहले आपको टॉप 500 क्वेश्चंस का मॉड्यूल भी प्रोवाइड किया जाएगा, ठीक है। तो
चिंता नहीं करनी आपको, सिर्फ पढ़ना है मन लगा के। फॉर्मेशन ऑफ रिलीजन्स एंड कल्चरल हिस्ट्री ऑफ यूपी। अब कैसे यहाँ पे धर्म बने, क्या हमारी कल्चरल हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। ये आपको ऐसे में भी बहुत काम करेगा। अयोध्या, प्रयागराज, वाराणसी आप जानते हैं सब अच्छे से, ये रिलीजियस सिटीज हैं, तो ये इन्होंने अच्छा खासा रोल प्ले किया होगा रिलीजियस और कल्चरल हिस्ट्री बनाने का आफ्टर दी महात्मा बुद्ध एरा। बहुत सारे किंग्स जो इन रीजन पे रहते थे, दे बिकेम इमॉर्टल ड्यू टू द वैदिक रिचुअल्स परफॉर्म बाय देम एंड द पैट्रनेज दे गिव टू एजुकेशन। तो ये एजुकेशनल सेंटर भी बहुत अच्छे रहे हैं। याद रखिएगा, जो भी एक धार्मिक स्थल होगा वो धार्मिक शिक्षा भी बहुत अच्छी प्रदान करेगा ही करेगा। बहुत से स्कॉलर्स रहे, विद्वान रहे, अश्वघोष, कालिदास, बाणभट्ट आप जानते हैं, मयूर, दिवाकर, वाकपति, भावभूति, राजशेखर, लक्ष्मीधर, श्रीहर्षा, कृष्ण मिश्र, जो सब अलग अलग राजाओं के कोर्ट्स में बैठते थे, राजाओं के कोर्ट्स को सुसज्जित करते थे। बेसिकली दे यूज्ड टू अडॉर्न देयर कोर्ट्स। बहुत फेमस हिस्टोरियन है युआन चुआंग, वो कहते हैं द पीपल ऑफ उत्तर प्रदेश वर वेल versed in the language that they spoke it very correctly, their pronunciation was precise, audible and clear like that of the gods। ऐसा बोला गया है यहाँ के लोगों के बारे में। वाराणसी बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है लर्निंग का ड्यूरिंग द महात्मा बुद्धा एरा ऑल्सो। अयोध्या और मथुरा यूपी में बहुत फेमस हैं एज अ बर्थ प्लेस, आप जानते हैं, राम और कृष्ण रिस्पेक्टिवली। पिलग्रिम्स आते हैं दुनिया दराज से, आप जानते हैं, हर मतलब बहुत ही फेमस हैं दोनों जगहें, और अब तो और भी फेमस होने वाली है अयोध्या। मतलब फेमस होने की जरूरत नहीं है, लेकिन बहुत ही भव्य मंदिर का निर्माण जो हो रहा है उसकी वजह से बहुत ही मेजर सेंटर ऑफ अट्रैक्शन टूरिस्ट्स का बनने वाली है जगह। उत्तर प्रदेश ड्यूरिंग मौर्य पीरियड, जैसे जैसे मौर्यस का राइज हुआ 3rd सेंचुरी बीसी में, नई शुरुआत हुई इन द हिस्ट्री ऑफ आर्ट इन यूपी। ऐसा कहा जाता है कि अशोक जो है वो सारनाथ और कुशीनगर गए थे पर्सनली, और उन्होंने वहां पे ऑर्डर किया था फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्तूप्स एंड विहार्स। ठीक है, और फिलहाल कोई प्रेजेंट नहीं मिलता है इन दो जगहों का, लेकिन रिमेन्स मिलते हैं स्टोन पिलर्स के, जो कहाँ कहाँ हैं, जो स्टोन से बने हुए पिलर्स थे, कहाँ से मिलते हैं, सारनाथ से, प्रयागराज से, मेरठ से, कौशाम्बी से, सनकिसा से और वाराणसी से। इनसे हमें ऐसा पता लगता है दैट अ सेंस ऑफ एक्सीलेंस वाज देयर इन द मौर्यन आर्ट यूपी में। जितने भी पिलर्स अशोक के मिले हैं वो चुनार पत्थर से, आप जानते हैं, चुनार पत्थर से बने हुए मिले हैं। लायन पिलर सारनाथ का क्लासिक एग्जाम्पल है मॉडर्न आर्ट का। फेमस हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ, ये आपको लिखना है, देखिए ये लाइंस हमने इसलिए दी हुई है क्योंकि आपको पेपर में लिख के आनी है। It would be difficult to find in any country an example of ancient animal sculpture which is better or equal to this artistic expression of Sarnath, because it can be successfully compared with the idealistic dignity of realistic practice। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, आपको ये कोट करनी है। सारनाथ आप जानते हैं हमारा जो नेशनल सिंबल भी है वो भी हमने इसी से अडॉप्ट किया है, तो ये इतना कमाल का एग्जाम्पल है आर्ट का। मथुरा बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर रहा है मॉडर्न पीरियड के वक्त। यूपी में बहुत बड़े बड़े स्कल्पचर्स मिले हैं यक्ष और यक्षनीस के। कहां से, पराखम, बरोदा, झिंग कसनगर, इन सब जगहों से। ये सारे बताते हैं एविडेंसेस कंटेम्प्रेरी फोक आर्ट के। भाई लोकल आर्ट बहुत अच्छा डेवलप था उस टाइम पे। बात करें शुंग सतवाहन पीरियड की, तो आर्टिस्टिक एक्टिविटीज काफी प्रचलन में थी। वो का मतलब होता है चलन में, प्रचलन में यूपी में। बहुत सारा आर्किटेक्चरल एविडेंसेस आपको मिलेंगे फ्रॉम द रुइंस ऑफ सारनाथ, जो हमें इंफॉर्मेशन देते हैं अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग्स जो उस टाइम पे बनती थी। एक सेमी सर्कुलर टेम्पल भी मानते हैं बना था इसी टाइम पीरियड में, लेकिन अभी ज्यादा कुछ उसका नहीं मिला है, सिर्फ उसकी दीवारें मिली हैं। इस टाइम पे मथुरा जो था वो मेजर सेंटर था बरहुत सांची स्कूल ऑफ आर्ट का। आप जानते हैं बुद्धिस्ट जो इमेजेस हैं, दो स्कूल ऑफ आर्ट है ना, गंधार स्कूल ऑफ स्कल्पचर और मथुरा, दोनों में डिफरेंस पढ़ते हैं ना हम लोग, तो वो मथुरा जो था बहुत इंपॉर्टेंट सेंटर था। बहुत अच्छे अच्छे स्पेसिमेंस मिलते हैं अलग अलग स्कूल्स के यहाँ से। अशोकन पिलर्स की बात करें तो ये सीरीज है मोनोलिथिक पिलर्स की। मोनोलिथिक का मतलब होता है एक ही पत्थर में से, मोनो एक ही पत्थर में से बनाया हुआ पिलर, ठीक है, जो इंडियन सबकॉन्टिनेंट में स्प्रेड हैं, जो ये कंस्ट्रक्ट किए थे मौर्यन एम्पायर अशोक के ही ऑर्डर पे, उन्हीं के शासनकाल में। अशोक ने टर्म यूज की थी धर्म स्तंभ इनको बुलाने के लिए, मतलब पिलर्स हैं ये धर्म के, अपने खुद के पिलर्स को डिस्क्राइब करने के लिए। और ये जो पिलर्स हैं ये प्रोमिनेंट एग्जांपल्स हैं आर्किटेक्चरल मॉन्यूमेंट्स के इंडिया में। जो एविडेंस किसका मिलता है, इनके ऊपर जो पॉलिश हुई हुई है ना वो मॉडर्न पीरियड से हुई हुई है।
एविडेंस मिलता है 20 ऑफ द पिलर्स जो अशोका ने बिल्ड किया था वो आज तक अवेलेबल है, इंक्लूडिंग इंस्क्रिप्शंस जो कि वॉल्स पे गुदवाई जाती थी। 2 इनमें से पिलर्स जो हैं ट्रांसफर किए गए थे टू दिल्ली। किसने किए थे? बाय फिरोज शाह तुगलक। फिर बाद में बहुत सारे पिलर्स भी अलग अलग रूलर्स ने मुगल एम्पायर के इधर उधर ट्रांसफर किए थे। जो पिलर्स हैं अशोक के, आप जानते हैं, दे आर अमंग द ओल्डेस्ट स्टोन स्कल्पचर्स रिमेन्स ऑफ इंडिया। इसके अलावा ओनली 1 पिलर फ्रेगमेंट जो कि पाटलिपुत्र से मिलता है उसको माना जा सकता है कि वो और पहला था। अच्छा, वुड आप जानते हैं, वुड का तो पैलेस था अशोक मॉडर्न पीरियड के टाइम पे। वुड जो था वो अच्छा खासा कंस्ट्रक्शन मटेरियल के तौर पे यूज होता था 3rd सेंचुरी बीसी से पहले। तो ये एक हाइपोथेसिस भी है कि जो स्टोन यूज हुए थे कॉलम फ्रेगमेंट में वो शायद पर्शियंस या ग्रीक्स ने यूज किए होंगे। ये सिर्फ एक हाइपोथेसिस है। लैंड कैपिटल अशोक का जो कि ऑब्टेन हुआ है फ्रॉम द पिलर ऑफ सारनाथ, मैंने आपको भी बताया ये हमारा नेशनल सिंबल, नेशनल एम्बलम भी है। ठीक है, 1950 में इसको अडॉप्ट किया गया था। ईयर मेंशन करेंगे, ज्यादा पढ़े लिखे लगेंगे। ठीक है, सिंपल सी बात है। ये रहा एग्जाम्पल। अब जितने भी पिलर्स हैं अशोक के वो कहा, मतलब किसमें भी बनाए गए थे? बुद्धिस्ट मॉनेस्ट्रीज में भी बनाए गए थे। बहुत सारी इंपॉर्टेंट साइट्स हैं बुद्धा की लाइफ की और प्लेसेस ऑफ पिलग्रिमेज की। इंस्क्रिप्शंस की बात करें जो कि मंक्स और नन से रिलेटेड हैं, वो इन सब पिलर से हमें पता लगती है भाई कैसे वो रहते थे, क्या उनका कोड ऑफ कंडक्ट था, क्या उनका लाइफस्टाइल था। और भी कुछ पिलर्स हैं जो बनाए गए थे इन द मेमोरी ऑफ अशोकाज विजिट्स। मेजर पिलर्स जो हैं ऑफ दोज आर प्रेजेंट इन पार्ट्स ऑफ प्रेजेंट डे स्टेट्स लाइक बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, हरियाणा। ठीक है, बहुत सारी ट्रिक्स टिप्स आपको बताई जाएंगी आंसर राइटिंग की, किस तरीके से आप आंसर राइटिंग फ्रेम कर सकते हैं, कैसे आप इंट्रो बॉडी कंक्लूजन का फॉर्मेट यूज कर सकते हैं, कैसे आप बहुत सारी चीजें उसमें यूज कर सकते हैं। वो सारी चीजें जब मैं आपको प्रैक्टिस कराऊंगी ना, मॉड्यूल आपका फाइनल वाला, मैं सारी चीजें आपको इंक्लूड कराऊंगी। ठीक है, तब तक आप अपनी प्रैक्टिस करते रहिए। जो फिलहाल चैनल पे आपको वीडियोस मिल रहे हैं उनसे, और जो लोग पेड कोर्स में हैं उनका तो खैर सब कुछ कवर हो ही रहा होगा। ठीक है, चलिए अब हम देखेंगे मिडाइवल एज उत्तर प्रदेश से रिलेटेड जितने भी लिबरल ट्रेडिशंस कौन से होते हैं? लिबरल ट्रेडिशंस वो होते हैं जो रूढ़िवादिता से आपको बाहर निकालते हैं, समझ रहे हैं, उदारवादी। तो जितने भी लिबरल ट्रेडिशंस थे वो डेवलप हो रहे थे यूपी में मिडीवल पीरियड के दौरान भी। वाराणसी, जैसा कि हमने अभी ऊपर भी देखा था, मेजर सेंटर बना हुआ था हिंदू लर्निंग का। इसके अलावा जौनपुर शर्की रूलर्स के अंडर एक इस्लामिक कल्चर का सेंटर के तौर पे डेवलप होके आया। शर्की रूलर्स जो थे वो म्यूजिक के भी अच्छे खासे पेट्रन थे। बहुत सारे फेमस म्यूजिशियंस इनके कोर्ट में रहते थे। ब्रिज रीजन जो यूपी का है वो एक इंपॉर्टेंट सेंटर के तौर पे डेवलप होके आया डिवोशनल म्यूजिक का। वो म्यूजिक जो किसी की भक्ति के लिए है, जो किसी की डिवोशन में है। उस टाइम पीरियड के दौरान जहां से सूफीज ने इंस्पिरेशन ली हिंदू थॉट और फिलॉसफी से। याद रखिएगा ये चीज। आप अगर देखेंगे ना तो मुस्लिम कल्चर में जो सूफिज्म डेवलप हुआ था ना, वो मुस्लिम रूढ़िवादिता को तोड़ने के लिए डेवलप हुआ था। सूफिज्म बहुत ही ज्यादा लिबरल था, उदारवादी था, लैंग्वेज का बैरियर नहीं था, नाच रहे हैं, गा रहे हैं, इस तरीके से भक्ति कर रहे हैं, समझ रहे हैं। रामानंद और उनके एक बहुत ही फेमस डिसाइपल कबीर और बाकी के सेंट्स रविदास, दरिया शाह, गुरु गोरखनाथ, ये कुछ बहुत ही महान कंटेम्पररीज रहे हैं जिन्होंने नया डायरेक्शन और लाइफ दिया था कल्चर को स्टेट के। जानते हैं आप बहुत अच्छे से, इन लोगों ने रेवोल्यूशन ला दिया था अपनी सोच से, अपने तरीकों से, अपने बिलीफ से, अपने प्रैक्टिसेस से, अपनी प्रीचिंग से। हिंदू टीचर्स जो थे इस टाइम के, उन्होंने फोकस किया कि आप कास्ट सिस्टम को बिल्कुल खत्म कर दो और मोनोथिज्म, वननेस ऑफ गॉड पे, भगवान की एकता पे, मतलब मालिक जो है वो एक है, उसकी इस सेंटर पे, इस नोशन पे आप बिलीव करना स्टार्ट कर दो। और मुस्लिम्स इसी तरीके से इन्फ्लुएंस हुए सूफी मिस्टिसिज्म से। अब मिस्टिसिज्म क्यों कहा गया है आप जानते हैं? ये लोग बीमारियां ठीक कर देते थे। आज भी आपने कुछ चीजें पढ़ी होंगी, विजुअलाइजेशन की प्रैक्टिस जिसको बोलते हैं, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, मैनिफेस्टेशन, पढ़ी होंगी बहुत लोगों ने ये चीजें, बहुत सारी किताबों में बहुत चीजें बहुत इलैबोरेटली दी हुई हैं। तो मिस्टिसिज्म क्या था? मिस्टिसिज्म एक तरीके का, आप ऐसे समझ सकते हैं कि कहते हैं ना कि हमारे भगवान ने ठीक किया इस चीज को, समझ रहे हैं? तो इस चीज से मुस्लिम्स काफी प्रभावित हुए।
जितने भी ये सेंट्स पोएट्स रहे हैं, इनका अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा है इन द प्रमोशन ऑफ बोथ हिंदी एंड उर्दू लिटरेचर। फिरोज शाह तुगलक जो था, उसका भी अच्छा खासा कंट्रीब्यूशन रहा इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर एज ही गॉट द संस्कृत वर्क्स बाय राइटर्स ऑफ दिस एरा ट्रांसलेटेड इनटू पर्शियन लैंग्वेज। हमने लिस्टिंग वीडियो में देखा था कौन कौन सी बुक्स जो संस्कृत में थी उनका अनुवाद किया गया पर्शियन में, नाम भी पढ़े थे हमने। जो ट्रेडिशन रहा कल्चरल पैटर्नेज का, वो इनिशिएट किया सूफीज और सेजेस ने ड्यूरिंग द रूल ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। इस टाइम पे अच्छा खासा इम्पीटस मिला था मुगल्स के टाइम पे सबसे ज्यादा। तो ये वो टाइम था जब डिस्टिंक्टली लिबरल आउटलुक जो है एक्सपीरियंस किया जाने लगा इन ऑल स्फीयर्स ऑफ ह्यूमन लाइफ, जैसे कि रिलीजन, आर्ट और लिटरेचर। बहुत सारे मदरसाज, मकताब्स स्टार्ट हुए जिसमें मुस्लिम एजुकेशन प्रमोट की जाने लगी। वाराणसी जो है वो तभी भी ट्रेडिशनल सेंटर ऑफ हिंदू एजुकेशन बना रहा। इसी टाइम पीरियड के दौरान और डेवलपमेंट हुआ हिंदी का, उर्दू का, और जितने भी ट्रांसलेशंस थे संस्कृत के, पर्शियन में, इन सब में काफी मतलब बढ़ोतरी आने लगी। तुलसीदास, सूरदास, केशवदास, भूषण, मलिक मोहम्मद जायसी, रक्षान, मैतीराम, घनानंद, बिहारी, देव, गिरधर, कविराय, ये बहुत ही महान पोएट्स रहे हैं जिन्होंने यूपी को बहुत ही प्राउड फील कराया, गर्व है जैसे जिन पे प्रदेश को। जब डिसइंटीग्रेशन हो गया मुगल एम्पायर का, तो जो पॉलिसी थी ना पैटर्नाइजिंग समझते हैं आप, मतलब हम आपको पैटर्नाइज कर रहे हैं, हम आपको अपने कोर्ट में बैठा रहे हैं, समझ रहे हैं, संरक्षण दे रहे हैं, एक तरीके से समझिए आप। पोएट्स और म्यूजिशियंस का जो ये चल रहा था कल्चर, भाई मुगल्स देते थे ना, मुगल्स कोर्ट में हर कोई, आप जानते हैं अकबर के 9 रत्न थे, तो हर एक की एक अपनी अपनी कैरेक्टरिस्टिक थी। इसी तरीके का बाकी की छोटी छोटी स्टेट्स ने भी ये सेम ट्रेडिशन अडॉप्ट करना स्टार्ट कर दिया। मुगल एम्पायर जो सेंटर्ड था यूपी के अराउंड, उसने एनकरेज किया था डेवलपमेंट ऑफ अ न्यू कंपोजिट कल्चर। अकबर आप जानते हैं सबसे बड़े एक्सपोनेंट रहे इस चीज के, जिन्होंने एक्सपर्ट्स एम्प्लॉय किए थे आर्किटेक्चर के, लिटरेचर के, पेंटिंग के, म्यूजिक के। कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं था, बिना जाति वाती, बिना धर्म वगैरह के इन्होंने जो है ये पैटर्नेज देते थे। जो कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ हिंदुइज्म और इस्लाम में, उससे क्या हुआ, बहुत सारे नए स्कूल्स ऑफ थॉट का जन्म हुआ। और उन थॉट का क्या बेसिक उद्देश्य था कि कंसेंसस बनाएंगे वो दोनों रिलीजन के बीच में, जिससे कि और बाकी कास्ट के बीच में इंडिया की। रामानंद आप जानते हैं फाउंडर रहे हैं भक्ति मूवमेंट के, जिन्होंने क्लेम किया था दैट सैल्वेशन वाज नॉट जेंडर और कास्ट। जो मोक्ष है वो जेंडर या कास्ट से नहीं मिलता। और कबीर, उन्होंने कहा था यूनिटी ऑफ ऑल रिलीजन के बारे में, उन्होंने फोकस किया था फॉर द फाइट अगेंस्ट द रिलीजियस टॉलरेंस दैट एग्जिस्टेड इन यूपी। मुगल्स के डिक्लाइन के बाद 18th सेंचुरी में जो सेंटर था ये कॉम्पोजिट कल्चर का, ये शिफ्ट होता है दिल्ली से लखनऊ, जो था अंडर द नवाब ऑफ अवध, प्रेजेंट डे अयोध्या, जहां पे आर्ट, लिटरेचर, म्यूजिक, पोएट्री ये सब अच्छा खासा फ्लरिश हुआ था इन अ कम्युनल हार्मनी, मतलब बिना जाति बिना धर्म के भेदभाव के। ठीक है, अवध, और जब भी आप लिखेंगे मिडिवल टाइम पीरियड में यूपी के बारे में, तो आपको ये वाला रीजन के बारे में लिखना पड़ेगा। अवध एक रीजन, एक प्रपोज्ड स्टेट प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश का, जो इंडिपेंडेंस से पहले जाना जाता था यूनाइटेड प्रोविंसेस ऑफ आगरा एंड अवध। हमने देखा था ना ऊपर जब इवॉल्व हो रहा था नाम। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 16th सेंचुरी, और ये जो था ये बेसिकली एस्टैब्लिश हुआ था एज वन ऑफ द 12 ओरिजिनल सूबास। सूबा होते थे ना मुगल एम्पर अकबर के टाइम पे, तो ये एक सूबा था मुगलों का। और बाद में ये एक डायनेस्टिक ट्रिब्यूटरी स्टेट बन गया था अराउंड 1722। फैजाबाद इसकी इनिशियल कैपिटल थी और सादत अली खान इसका पहला सूबेदार नवाब था। अवध का बॉर्डर रहा है बाय गंगा दुआब इन द साउथ वेस्ट, रोहिलखंड इन द नॉर्थ वेस्ट, नेपाल नॉर्थ में, भोजपुर पूर्वांचल ईस्ट में। तो जो लोग यहाँ पे रहते थे उनको बोला जाने लगा अवधीज। ठीक है, और भाषा भी इनकी अवधी। तो जो उद्धव होता है अवध का एज अ सेल्फ गवर्निंग स्टेट 18th सेंचुरी का, वो एक आइसोलेटेड इवेंट नहीं था। अवध वाज इंक्लूडेड एज अ मेजर कंपोनेंट इन द मुगल इंपीरियल सिस्टम। मुगल एम्परर्स डायरेक्टली रिक्रूट करते थे अच्छे खासे ऑफिशियल्स जैसे कि नाजिम्स, दीवान्स दोनों प्रोविंसेस में। तो राइज जो था ना अवध का एज अ रीजनल पॉलिटिकल सिस्टम 18th सेंचुरी में, इसको सपोर्ट कर रहे थे दोनों इकोनॉमिक भी और ज्योग्राफिकल फैक्टर्स भी। सादत खान, जिसको बुरहन उल मुल्क के नाम से भी जाना जाता है, वो फाउंडर थे इस ऑटोनॉमस प्रिंसली स्टेट के। सादत खान बिलोंग करते थे शिया सेक्ट को। उनको अवार्ड, मतलब ही वाज अवार्डेड एन एडिशनल मनसब, उनको एक एक्स्ट्रा मनसब भी मिला था
as a result of his involvement in a conspiracy against the Sayyid brothers. अब कोर्ट से बाहर निकालने के बाद he felt compelled to form a new sovereign state. तो इनको प्रेशर हो गया था फ्रॉम नादिर शाह who demanded a large reward from him. सादत ने he committed himself. ठीक है, उसके बाद जब फेलियर हो जाता है कंबाइंड फोर्सेस ऑफ नवाब ऑफ बंगाल शुजाउद्दौला मुगल एम्परर टू डिफीट द इंग्लिश फोर्सेस एट बक्सर, इसने प्रेस्टीज जो थी नवाब ऑफ अवध की उसको अंडरमाइन कर दिया था. आप जानते हैं बैटल ऑफ बक्सर से क्या स्टार्ट हो गया था? बैटल ऑफ बक्सर से भारत पे अंग्रेजी शासन शुरुआत होती है, जानते हैं ना आप अच्छे से. मतलब यहाँ पे उन्होंने अपने पैर जमा लिए थे और ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद हो गई थी, आप जानते हैं. तो उससे जो है जो ये वाला रीजन था अवध का, वो जो है ब्रिटिश कब्जे में आ गया था. इस ट्रीटी में शुजाउद्दौला को क्या था कि अवध में आप अवध को रख लो, लेकिन कड़ा और इलाहाबाद, ये कड़ा होगा KARA, कड़ा और इलाहाबाद जो है वो मुगल एम्परर को दे दिए गए थे. पर्टिकुलर अटेंशन दी गई थी टू द वनरेबिलिटी ऑफ द नवाबी इन 1775 एंड देयर आफ्टर. वीक होती गई थी जितने भी ये नवाब्स थे. हमने पढ़े हैं सब कुछ डिटेल में, लेकिन आपको इतना नहीं लिख के आना है मीन्स में, इतना टाइम नहीं होता, इतने वर्ड्स नहीं होते, आपको सिर्फ पॉइंट टू पॉइंट लिखना है. ठीक है, अच्छा, ये वही टाइम है, इसी टाइम पे इमरजेंस होता है ऑफ अ प्रोविंशियल कल्चरल आइडेंटिटी जो सेंटर्ड हुई अराउंड द न्यू कोर्ट एंड द कैपिटल सिटी ऑफ लखनऊ. कैपिटल शिफ्ट हो गई थी फैजाबाद से लखनऊ. लॉर्ड वेलेस्ली जो 1798 में आए थे, उन्होंने अवध सिस्टम को रिजेक्ट कर दिया और उसके जगह एक नई प्रोग्रेसिव पॉलिसी इंक्लूड कर दी. वेलेस्ली ने यूज किया था नवाब का डिक्लेरेशन ऑफ द कंपनीज इनएबिलिटी टू पे द इंक्रीज फाइनेंशियल डिमांड्स एज अ प्रीटेक्स्ट फॉर कंसिडरिंग अ मर्जर. उन्होंने कहा था आप मर्ज कर दीजिए, मतलब मैल एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा है यहाँ पे, चीजें ठीक नहीं चल रही हैं, आपको ये मर्ज करना पड़ेगा अवध जो है ब्रिटिश अलायंस में. ठीक है, तो अब कुछ अगर आता है मिडिवल हिस्ट्री से रिलेटेड तो आपको अवध के बारे में थोड़ा थोड़ा लिखना है, अदरवाइज थोड़े थोड़े पॉइंट से काम आपका बन जाएगा. ठीक है, तो अब हम देखेंगे भक्ति मूवमेंट उत्तर प्रदेश में. भक्ति मूवमेंट डेवलप हुआ तमिलनाडु में बिटवीन द 7th एंड 12th सेंचुरीज. ये किस चीज से रिफ्लेक्ट हुआ आपने पढ़ा होगा एंशिएंट हिस्ट्री में भी, मिडिवल हिस्ट्री में सॉरी. इमोशनल पोएम्स लिखते थे नयनार्स. नयनार्स कौन थे? जो शिव के भक्त थे. और अलवार्स कौन थे? जो विष्णु भगवान के भक्त थे. ये जो सेजेस थे, इन्होंने रिलीजन को एक फॉर्मेलिटी की तरह से नहीं लिया. इट वॉज नॉट अ फॉर्मल वर्शिप, लेकिन किस तरीके से एक बॉन्ड, अ लविंग बॉन्ड जो कि बेस्ड है ऑन लव बिटवीन द वर्शिपर एंड द वर्शिप्ड. मतलब जो पूजा कर रहा है और जिसकी पूजा हो रही है उसके बीच में एक प्यार का रिश्ता. नॉट जस्ट आप आरती उतारो वो सब करो, उस तौर से नहीं लेके इट्स मेन फोकस वॉज ऑन अ कनेक्शन. समझ रहे हैं? हिंदू सेजेस ने हमेशा हेल्प किया है किसका? वर्ल्ड का. एंड दे आर मेनली कॉल्ड बाय द नेम्स एज गुरु. आप जानते हैं गुरु परंपरा है इस देश की. ऋषि, स्वामी, साधु एंड अदर्स. ठीक है ना? तो ये जो मूवमेंट था ये आया साउथ इंडिया से टू नॉर्थ इंडिया. तो याद रखिएगा ओरिजिनेट हुआ था ये साउथ इंडिया में, बट इट वॉज ब्रॉट टू साउथ इंडिया बाय रामानंदा इन दी अर्ली 12th सेंचुरी. फिर बहुत सारे सेंट्स हुए, आप जानते हैं चैतन्य महाप्रभु, नामदेव, तुकाराम, जयदेव, जिन्होंने और ज्यादा असर्टिवनेस के साथ इस मूवमेंट को एडवोकेट किया. एम क्या था भक्ति मूवमेंट का? रिफॉर्म. ये रिफॉर्मिस्ट मूवमेंट थे. अच्छा, दो वर्ड्स आएंगे क्योंकि अब आपको ये वर्ड्स पता होने चाहिए. एक है आता है वर्ड रिवाइवलिस्ट. मॉडर्न हिस्ट्री में भी जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स थे उसमें आपने वर्ड सुना होगा रिवाइवलिस्ट, और एक आपने सुना होगा वर्ड रिफॉर्मिस्ट. आप मुझे कमेंट डाउन करके इन दोनों के बीच का फर्क बताइए, फिर मैं कमेंट पिन कर दूंगी. ठीक है? तो ये जो मूवमेंट थे ये आए थे टू रिफॉर्म हिंदू रिलीजन एंड सोसाइटी, और एक कोऑर्डिनेशन बिठाना था इन्हें इस्लाम और हिंदुज्म के बीच में. भक्ति मूवमेंट मिडिवल इंडिया का इट वाज अ न्यू फॉर्म. एक नए तरह का एफर्ट था, एक नए तरह का प्रयास था जो कि सेंट्स ने किया था, जो बिलोंग करते थे वैष्णविज्म में और शैविज्म में. शैविज्म याद रखिएगा शिव भक्ति, वैष्णविज्म वैष्णव भक्ति, विष्णु भगवान की भक्ति. जो आजकल आप देखते होंगे लॉर्ड कृष्णा, भगवतिज्म, वैष्णविज्म, ये सब मिलते जुलते हैं. ठीक है? और ये पैरेलल चले बुद्धिज्म और जैनिज्म के, जो कि काफी पॉपुलर हो गए थे अगेंस्ट द वैदिक रिचुअल्स इन द 6th सेंचुरी. आप जानते होंगे
कि जो कोई किसी जब हमारी सोसाइटी वैदिक थी, हम यज्ञ करते थे, हम बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते थे, बहुत सारे रिचुअल्स करते थे, तो नए रिलीजन क्यों प्रोपगेट हुए? कभी सोचा आपने? आप जानते हैं वर्ण सिस्टम प्रिवेलेंट था हमारी इंडियन सोसाइटी में, ठीक है। अब इस सोसाइटी में जो लोएस्ट वर्ण पे लोग आते थे, मतलब सबको एक्सेस नहीं थी, डिस्क्रिमिनेटरी था ये सिस्टम। भाई लेडीज को इजाजत नहीं थी कि वो बैठ के किताबें पढ़ लें धर्म की, और जिनको वर्ण में नीचा माना जाता था, जिनको माना जाता था, थे नहीं वो नीचे पर उनको माना जाता था, वो उनको अलाउड नहीं था कि वो बैठ के धार्मिक शास्त्र पढ़ें और ये सब करें। अच्छा, हर जगह ब्राह्मणिज्म का बोलबाला था, मतलब हर जगह आपको एक प्रॉपर प्रीस्ट चाहिए जो आपके रिचुअल्स करवा पाए, हर चीज करवा पाए। अब इससे क्या हुआ, कुछ लोगों को ये लगा कि वो जो हैं वो तो कवर अप हो ही नहीं पा रहे, उन तक चीजें पहुंच ही नहीं पा रही। अब जो ये रिलीजन आई, बुद्धिज्म आया, जैनिज्म आया, इन्होंने ये सारी की सारे जो बैरियर्स थे, सारे के सारे जो रिस्ट्रिक्शंस थे, उन सबको तोड़ दिया। अब भाई रिस्ट्रिक्शन तोड़ना और फ्रीडम में रहना किसको अच्छा नहीं लगता, तो इसलिए इनको बहुत सारे लोगों ने अडॉप्ट किया। ऐसा नहीं है कि वो चीजें गलत थी या ये चीजें सही हैं, वो चीजें सही हैं, ये चीज गलत थी। इस बहस में नहीं पढ़ना है हमें, हमें ये देखना है कि रीजंस क्या थे फॉर द डेवलपमेंट ऑफ न्यू रिलीजन्स, ठीक है। अब जिन सेंट्स ने वैष्णविज्म को प्रोपोगेट किया साउथ इंडिया में, आप जानते हैं उनको अलवार्स कहा गया, और जिन्होंने शैविज्म को किया उनको नयनार्स कहा गया। अब कुछ नाम है सेंट्स के, उनके बारे में 2-2, 3-3 लाइन आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। लिख के आने में वही फूल पत्ती लगानी है आपको अपने आंसर में, ठीक है। तो पहले देखें आप तुलसीदास। तुलसीदास को माना जाता है महर्षि वाल्मीकि का ही एक रूप, एक अवतार। तुलसीदास जी जो थे, उनका जन्म हुआ था 1523 में इन राजापुर विलेज ऑफ बांडा डिस्ट्रिक्ट। ये कंटेम्पररी थे मुगल एम्परर अकबर के, याद रखिएगा। ये वही तुलसीदास हैं जिन्होंने हनुमान चालीसा लिखी है, ठीक है। और क्या लिखा है बताइए मुझे, बहुत फेमस। एंड द रूलर ऑफ मेवाड़ राणा प्रताप, ये इनके टाइम के हैं, कहने का मतलब है। तुलसीदास चीफ पोएट डिवोटी थे सगुण भक्ति ब्रांच के, जिन्होंने रामचरितमानस आ गया लिखी है, प्रेजिंग राम एंड इनकारनेशन ऑफ विष्णु, और इन्होंने 12 टेक्स्ट लिखे अपनी पूरी जिंदगी में। वल्लभाचार्य को माना जाता है एज द फाउंडेशन पिलर एंड पायनियर ऑफ पुष्टि मार्ग, कृष्ण भक्ति से ये रिलेटेड थे। और ये किस ब्रांच के थे? सगुनधारा, डिवोशनल ब्रांच ऑफ सगुनधारा। ही वाज बोर्न इन काशी 1479। ये शुद्ध द्वैतवाद में बिलीव करते थे। इस बार आया ना मैच द फॉलोइंग में क्वेश्चन, आया कि नहीं आया? और he never took renunciation but had established Vaishnav sect in Vijayanagar during the time of Krishnadev Rai. वल्लभाचार्य ने एम्फसाइज किया था ऑन द डिवोशन ऑफ वासुदेव कृष्ण की भक्ति कीजिए आप इन द फॉर्म ऑफ श्रीनाथ जी, बोलते हैं ना श्री कृष्ण को तो कहते हैं श्रीनाथ जी। इनके जो कुछ प्रोमिनेंट वर्क्स थे वो थे सुबोधिनी, सिद्धांत रहस्य, अनुभाष्य। वल्लभाचार्य ने अपनी पूरी लाइफ, मोस्ट ऑफ लाइफ बिताई काशी और वृंदावन में, और इनके फॉलोअर्स को जाना जाता है किसके नाम से? अष्टछाप, याद रखिएगा। सूरदास एक बहुत बड़े पोएट रहे हैं भक्ति पीरियड के, हिंदी लिटरेचर में महात्मा सूरदास एक एक्सक्लूसिव वर्शिपर रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के, एंड द बेस्ट पोएट ऑफ ब्रज भाषा। इनको माना जाता है सूरज हिंदी लिटरेचर का। सूरदास डिसाइपल थे वल्लभाचार्य के, इन्हीं के जो भी हमने ऊपर देखे। 1478 में इनका जन्म हुआ था। रुनकट एक जगह है, कहां पे? प्रेजेंट डे आगरा मथुरा रोड पे गांव पड़ता है, वहां पे इनका जन्म हुआ था। ये कंटेम्पररी थे अकबर और जहांगीर के। कृष्ण डिवोटी सूरदास ने कंपोज की थी सूर सागर, सूर सारवली, साहित्य लहरी ब्रज भाषा में, ठीक है। और ये पोएट थे अष्टचाप, इसी वाले जो इनके फॉलोअर्स थे उनको ये बोला गया, तो ये भी इनके फॉलोअर थे तो इनको भी यही बोला जाएगा, ठीक है जी। फिर आए आपके रामानंद। स्वामी रामानंद का जन्म हुआ प्रयागराज में 1299 में। गुरु राघवानंदा विशिष्ट द्वैत ओपिनियन थी कि ओपिनियन का इनके ऊपर काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट था, और अपनी ओपिनियन को प्रमोट करने के लिए वो अलग अलग धार्मिक जगहों पे गए इंडिया के, और वापस आते वक्त बहुत सारे गुरु ब्रदर्स ने रिफ्यूज कर दिया इनके साथ खाना खाने के लिए, इनको ये कह के कि मतलब ही वुड नॉट हैव थॉट ऑफ द अनटचेबिलिटी इन पिलग्रिमेज। मतलब इनको ऐसा लगा कि बताइए तीर्थ पे भी लोग ये सब छूत अछूत मान रहे हैं। इस पे रामानंद ने एडवाइस किया अपने डिसाइपल्स को कि आप एक नया सेक्ट, आप एक अपना स्टार्ट कर दीजिए। कबीर, पीपा, रायदास ये सब डिसाइपल्स थे इनके, रामानंद के, और इनको बोला गया है सुप्रीम वैरागी।
ठीक है। कबीरदास, कबीर आप जानते हैं, कबीर सेक्ट्स क्या बिलीव करते हैं? दैट कबीर वाज बोर्न एज अ चाइल्ड ऑन अ ब्यूटीफुल लोटस फ्लावर दैट ओरिजिनेटेड इन द लहर तारा पॉन्ड इन काशी। और कुछ का ये मानना है कि ही वाज मुस्लिम बाय बर्थ एंड इन हिज यूथ ही केम टू नो अबाउट द हिंदू रिलीजन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ स्वामी रामानंद। कबीर सेंट, पोएट, सोशल रिफॉर्मर थे। देखिए इनका जन्म का किसी को नहीं पता है क्या था, ऐसा मान्यताएं हैं। रिलीजियस रिचुअल्स को इन्होंने अपोज किया था। एक्सटर्नल ऑस्टेंटेशियसनेस क्या होती है? बाहरी दिखावा, आडंबर, उसके खिलाफ थे। अवतारिज्म के अवतार होता है, आइडल वर्शिप, इस सबको ये नहीं मानते थे। और इन्होंने प्रोपोगेट की थी निर्गुण ब्रह्म, किसके बेस पे? एकश्वरवाद, मोनोथिज्म, भगवान एक है। कबीर ने एक्सेप्ट किया था राम को एज निर्गुण, जिसका कोई फॉर्मलेस, निर्गुण समझते हैं आप? फॉर्मलेस। He believed that the abode of God is not in the temple, mosque, काशी और काबा, but in the heart of man, दिल में है। Despite being illiterate, he used couplets, आप जानते हैं couplets समझते हैं? दोहे, अपने मैसेजेस को कन्वे करने के लिए दुनिया जहान में, जिसके कंपाइलेशन हमें मिलते हैं किसके फॉर्म में? बीजक। ब्राह्मणिकल कंजर्वेटिज्म को इन्होंने चैलेंज किया था। इन्होंने सैक्रिफाइस की थी इनकी लाइफ इन मघार 1510 अंडर प्रेजेंट संत कबीर नगर डिस्ट्रिक्ट। कबीर ने खुद लिखा है, इफ कबीर डाइज इन काशी देन हु विल लुक एट हरि। जो कबीरा काशी मरे तो हरि को कौन निहोरा, इसका मतलब ये है। ठीक है। कबीर पंथीज कंसिडर द प्रिंसिपल्स एंड टीचिंग्स ऑफ कबीर एज द बेसिस ऑफ देयर लाइफस्टाइल। तो 2-4 लाइन आपको पता होनी चाहिए। फिर आते हैं आपके रायदास या फिर रविदास। रायदास किसके डिसाइपल थे? रामानंद के। कबीरदास किसके थे? अभी देखा ना आपने, ये भी रामानंद के थे। और इनका भी जन्म काशी में हुआ था 1482 में। इन्होंने ये जो थे ना, ये शूज बना, मतलब ही वाज अ कॉबलर बाय प्रोफेशन। ये अपनी लाइफ जो थी बाकी की वो स्पेंड करते थे इन द सर्विस ऑफ पीपल एंड डिवोशनल हाइम्स। और इन्होंने भी बाही आडंबर का विरोध किया था, कास्टिज्म का विरोध किया था, रिचुअल्स का, इन सब का विरोध किया था। और इन्होंने एक्सप्रेस फेथ किया था किसमें? एकेश्वर निर्गुण ब्राह्मण में। इनके फॉलोअर्स ने एक सेक्ट स्टैब्लिश किया था, रायदासी सेक्ट। और मीराबाई आप जानते हैं, मीराबाई जो थी वो इन्हीं की शिष्या थी, या फिर ऐसा मान लीजिए मीराबाई इनको अपना गुरु मानती थी। ठीक है। फिर आते हैं आपके देवरहा बाबा। देवरहा बाबा एक सेंट थे जो एकदम सिंपल लाइफ जीते थे। ही वाज अ सेंट फ्रॉम उत्तर प्रदेश एंड वाज नोन ऑल ओवर इंडिया एज चिर युवा योगी, इनका नाम था ये। ही वॉज अ डिवाइन सेंट। इनका इजी सिंपल अपना काम नेचर था, साधारण जीवन जीते थे। ये देवरा डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले थे, इसलिए इनको देवरिया बाबा या फिर देवरिया बाबा के नाम से जाना जाता था। और इनमें कुछ विचित्र शक्तियां थी, मतलब कुछ दैवीय शक्तियां थी, ऐसा लोगों का मानना था, जिसकी वजह से लोग इनको देवरा बाबा कहते थे। रश खान, ये एक पोएट थे, अ पोएट नेम्ड सैयद इब्राहिम खान, बन गए डिवोटी भगवान श्री कृष्ण के। और ऐसा माना जाता है दैट ही लिव्ड इन अमरोहा इन यूपी। ही बिकेम अ डिसाइपल ऑफ लॉर्ड कृष्णा ड्यूरिंग हिज अर्ली इयर्स। और उसके बाद इन्होंने जो ये निष्ठा और भक्ति का भाव सीखा, किससे सीखा? गोस्वामी विठलदास से। देन ही स्टार्टेड लिविंग इन वृंदावन, और वहीं पे उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी गुजारी। उन्होंने लॉर्ड कृष्णा को एज ए सुप्रीम लॉर्ड मान लिया, और वो एक बन गए क्या? वैष्णव बन गए। वो भाई जो लॉर्ड कृष्णा की भक्ति करने में अपना जीवन बिता दे वो एक वैष्णव बन जाता है। 1628 में इनकी डेथ हो जाएगी। इनका मौजोलियम है एट महाबन, जो कि सिचुएटेड है फ्रॉम 6 माइल ईस्ट ऑफ मथुरा, मतलब मथुरा के पास ही इनका मौजोलियम मकबरा है। मलुकदास, मलुकदास की बात करें तो ही वॉज बोर्न इन 1574 एट कड़ा नियर इलाहाबाद। इनकी जो सॉन्ग्स थे उसकी थीम क्या होती थी? सोशल रिफॉर्म, रिलीजियस टॉलरेंस, हार्मनी बिटवीन मैन, इक्वालिटी, यूनिटी। देखिए इन सबका एक ही दिख रहा है ना आपको ऑब्जेक्टिव, मेनली समझ रहे हैं आप ये चीज? तो इस हिसाब से ये रिजेंबल करते थे बाकी के सिंगर्स को भक्ति मूवमेंट के, इंक्लूडिंग कबीर एंड गुरु नानक। और एम्परर औरंगजेब जो है वो रिकॉग्नाइज करते थे मलुकदास की वैल्यू, और उन्होंने उनको 2 विलेज भी डोनेट किए थे, उनको और उनके डिसाइपल्स को। एक मुस्लिम ऑफिसर था जिसको औरंगजेब ने भेजा था मलुकदास को के पास, उसने रिसीव किया था द नेम ऑफ मीर माधव, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अ मुस्लिम नेम मीर एंड द हिंदू वर्ड माधव। इनकी आपको ग्रेव मिलेगी नियर द ग्रेव ऑफ मलुकदास, इनकी मीर माधव की। ठीक है। श्रीहित हरिवंश चंद्र महाप्रभु, ये जो हैं ये एक ब्रज भाषा के भक्ति पोएट सेंट हैं, और ये फाउंडर हैं राधा वल्लभ संप्रदाय के। सुना होगा आपने नाम, बहुत फेमस है। इनका मेन काम है स्त्रोत हित 84, याद रखिएगा।
और श्री हित हरिवंश चंद्र महाप्रभु जो हैं ये कंसिडर किए जाते हैं दैट ये अवतार हैं लॉर्ड कृष्ण हरि के, एंड द फ्लूट ऑफ कृष्णा, मतलब बांसुरी हैं ये भगवान श्री कृष्ण की। ठीक है, अब हम देखेंगे यूपी ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड। ठीक है, एंशिएंट मिडीवल हो गया, भक्ति हो गया, अब हम ब्रिटिश पीरियड भी देख के उसको निपटा लेंगे फटाफट से। चलिएगा, तो आप जानते हैं यूपी का इंपॉर्टेंट रोल रहा है इन द एस्टैब्लिशमेंट एंड एक्सपेंशन ऑफ द ब्रिटिश रूल इन इंडिया। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, मैंने आपको सबसे पहले बताया, अवध के रूलर से कांटेक्ट में आई थी जब तीसरा अवध का रूलर का टाइम चल रहा था। बताइए फटाफट कौन सा रूलर था तीसरा वाला। कोई डाउट नहीं है दैट द हिस्ट्री ऑफ यूपी रन्स हैंड इन हैंड विद द हिस्ट्री ऑफ कंट्री ड्यूरिंग एंड आफ्टर द ब्रिटिश रूल। यूपी का इंपॉर्टेंट रोल रहा 1857 में, हमने पढ़े थे, सेंटर्स भी पढ़े थे ऊपर कुछ। ब्रिटिश ने कुछ डिस्टिंक्टिव स्ट्रक्चर्स दे दिए थे टू द होराइजन ऑफ यूपी। उस टाइम पे यूपी में इंट्रोड्यूस हुआ था इंपीरियलिस्ट लर्निंग्स ऑफ कॉलोनियल आर्किटेक्चर, और कंबाइन हुआ इंडो इस्लामिक स्टाइल किसके साथ, ट्रेडिशनल यूरोपियन न्यू क्लासिकल और गोथिक स्टाइल्स के साथ, जिससे क्या बना, जिसको आज आप जानते हैं इंडो सार्सनिक आर्किटेक्चर के नाम से। तो ये एक अमेलगमेशन है वेरियस स्टाइल्स का। ऑर्नामेंटल डिजाइन्स होते थे इन बिल्डिंग्स के, जैसा कि हमें एक ऑर्नामेंटल आंसर लिखना है अपने मेंस में, और उसके साथ साथ बहुत सारी बिल्डिंग्स लखनऊ की और भी बहुत जगह की रिफ्लेक्ट करती हैं यही ब्यूटीफुल कॉम्बिनेशन ईस्ट और वेस्ट का। ये बिल्डिंग्स जो थी इस टाइम की, वो रिप्रेजेंट करती हैं अपीयरेंस ऑफ ओल्ड टिपिकल डोम्स एंड टावर्स विद अ मॉडर्न कलोनियल टच। ठीक है, जो कॉलोनियल इन्फ्लुएंस था बिल्डिंग्स पे वो दिखता है आपको चर्चेस पे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस पे, रेजिडेंशियल क्वार्टर्स पे, पैलेसेस पे, एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग्स पे। कुछ मेजर स्ट्रक्चर्स प्रयागराज में, जो कि अर्स्टवाइल कैपिटल रही है यूनाइटेड प्रोविंसेस की, वो है प्रयागराज यूनिवर्सिटी, किसी ने देखी है अगर तो, और प्रयागराज हाई कोर्ट which is the Allahabad High Court, of course. Or All Saints Cathedral is probably the finest Anglican cathedral in Asia. एक fine example 13th century Gothic architectural moorings का है. It was designed by Sir William Emerson. Mayo Memorial Hall प्रयागराज का, ये examples में लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है, was built in 1879 by R. Roscoe Bain. शोकेसिंग द कॉलोनियल आर्किटेक्चर ऑफ द 19th एंड 20th सेंचुरी। जो ये हॉल है ये लोकेटेड है एडजेसेंट टू द थॉर्न हिल एंड मेन मेमोरियल लाइब्रेरी। तो कितना फीट ऊंचा है कितना नीचा छोड़ दीजिए इसको आप। किसकी मेमोरी में बना था ये? इट वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ स्लेन वाइसरॉय मेयो। पब्लिक मीटिंग्स और रिसेप्शंस होते थे इस हॉल में, और प्रोफेसर गैम्बल ने इसको डिजाइन किया था। नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। प्रेजेंट बिल्डिंग्स हैं जो संस्कृत कॉलेज की वाराणसी में, वो कंस्ट्रक्ट हुई हैं गोथिक स्टाइल में। 1916 में वाइसरॉय थे इंडिया के लॉर्ड हार्डिंग, उन्होंने कमीशन किया था कंस्ट्रक्शन बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का, जो सेम आर्किटेक्चरल स्टाइल को रिफ्लेक्ट करता है। राजभवन लखनऊ का, वो कोठी हयात बख्श होती थी, विच वॉज डिजाइंड बाय मेजर जनरल क्लॉड मार्टिन एज इज रेसिडेंस, उनका रेजिडेंस था वो। इंडिया के इंडिपेंडेंस से पहले कोठी हयात बख्श जो था उसको गवर्नमेंट हाउस डिक्लेयर कर दिया, और ये ऑफिशियल रेजिडेंस बन गया था गवर्नर का। किसका? यूनाइटेड प्रोविंसेस और आगरा अवध था ना पहले, उसके गवर्नर का। इंडिपेंडेंस के बाद इसका नाम चेंज करके राजभवन कर दिया गया। लेजिस्लेटिव बिल्डिंग विधान भवन जो है उसका कंस्ट्रक्शन किया था सर हार्कोट बटलर ने 1922। इन्हीं के नाम पे तो है HPTI कानपुर यूनिवर्सिटी इतनी फेमस, और विच हाउसेज द टू लेजिस्लेटिव असेंबलीज ऑल्सो नोन एज काउंसिल हाउसेस। और ये बिल्ट हुआ था विद मिर्जापुर स्टोन, और 6 साल लगे थे इसको कंप्लीट होने में। बिल्डिंग नाउ नोन एज द लखनऊ GPO वाज वंस अ रिंग थिएटर, जिसको ब्रिटिशर्स यूज करती थी, फैमिलीज जो थी ना उनके एंटरटेनमेंट वगैरह के लिए। इट वाज मतलब स्टेज था वो बेसिकली फॉर द स्क्रीनिंग ऑफ इंग्लिश फिल्म्स एंड इंग्लिश प्लेज वर आल्सो परफॉर्म्ड हियर। अभी भी आपने देखा होगा आर्मी में जनरली है ये कल्चर ओपन थिएटर का, मतलब बाहर बैठ के ना मूवी दिखाते हैं। और बिल्डिंग्स जो हैं जो कॉलोनियल आर्किटेक्चर को शो करती हैं वो है ला मार्टिन स्कूल लखनऊ की, द रेजिडेंसी, दिलखुश पैलेस, लालबाग मेथोडिस्ट चर्च एंड अदर चर्चेस। अब जो लोग लखनऊ में रहते हैं, लखनऊ गए होंगे, वो बहुत अच्छे से जानते होंगे। हम तो गए नहीं है, तो हम तो सिर्फ फोटोज में देख सकते हैं। बेगम समरू चर्च, यहां हम जरूर गए हैं, ठीक है। लोकेटेड इन सरधना मेरठ इज द Basilica of Our Lady of Graces. It is a Roman Catholic church and a very fine example of European architectural style. East India Company gradually
एक्वायर कर लेगी प्रेजेंट उत्तर प्रदेश का एरिया फॉर द पीरियड ऑफ अबाउट 75 ईयर्स। और टेरिटरीज जो रेस्ट होंगी फ्रॉम वेरियस नॉर्थ इंडियन डायनेस्टीज, भाई नवाब्स आए, सिंधियाज आए, गोरखाज आए, वो पहले जो है बंगाल प्रेसिडेंसी के अंडर प्लेस थे, लेकिन 1833 में वो सेपरेट हो जाएंगे नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस से, जो कि पहले आगरा प्रेसिडेंसी कहलाती थी। 1856 में कंपनी कंट्रोल ले लेगी अवध का, मैंने आपको बताया, इन द नेम ऑफ माल एडमिनिस्ट्रेशन वो मर्ज कर लेगी, एंड इन द नेम ऑफ आगरा एंड अवध यूनाइटेड प्रोविंसेस जो बॉर्डर पे था प्रेजेंट डे उत्तर प्रदेश के, वो मर्ज हो जाएगा इन 1877 इन दी नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। फिर उसका नाम बदल जाएगा यूनाइटेड प्रोविंसेस में 1902 में, ये हम पहले देख चुके हैं। फिर 1857 से 1859 में आप जानते हैं रिबेलियन हुआ था अगेंस्ट द ईस्ट इंडिया कंपनी, जो कि नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस तक ही कन्फाइंड था। 10 मई 1857 को आप जानते हैं कहां से म्यूटिनी स्टार्ट हुई थी? मेरठ से, और स्प्रेड हुई थी 25 सिटीज में विद इन अ फ्यू मंथ्स। सप्रेस कर दिया था ये रिबेलियन ब्रिटिशर्स ने, तो एडमिनिस्ट्रेशन जो था नॉर्थ वेस्ट का और बाकी के ब्रिटिश इंडिया का, वो ट्रांसफर चला गया था किस पे? ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश क्राउन पे। 1858 का एक्ट आया था ना, द एक्ट ऑफ गुड गवर्नेंस। फिर इंडियन नेशनलिज्म का राइज होता है 1880s में। यूनाइटेड प्रोविंसेस जो था वो फोर फ्रंट पे था ऑफ द इंडिपेंडेंस मूवमेंट। हमारे स्टेट से काफी इंपॉर्टेंट नेशनलिस्ट पॉलिटिकल लीडर्स रहे हैं, आप जानते हैं, द वेरी फेमस मोतीलाल नेहरू, मदन मोहन मालवीय, पंडित नेहरू, पुरुषोत्तम दास टंडन। 1922 में महात्मा गांधी का जो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था वो स्प्रेड हुआ था थ्रू आउट यूनाइटेड प्रोविंसेस टू शेक द फाउंडेशन ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया। लेकिन आप जानते हैं वायलेंस हो गई थी चौरी चौरा में, ईस्टर्न पार्ट था प्रोविंसेस का, महात्मा गांधी ने स्टॉप कर दिया था मूवमेंट। तो यूनाइटेड प्रोविंसेस वाज आल्सो द सेंटर ऑफ मुस्लिम लीग पॉलिटिक्स। ब्रिटिश पीरियड के टाइम पे अच्छा खासा डेवलपमेंट हुआ रेलवेज का, कैनाल्स का और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन का। विद इन द प्रोविंस द ब्रिटिश आल्सो प्रमोटेड मॉडर्न एजुकेशन हियर, और बहुत सारी यूनिवर्सिटीज भी बनी थी, जैसे कि लखनऊ यूनिवर्सिटी का बनी 1921 में। ठीक है, तो अब हम देखेंगे कुछ एंशिएंट सिटीज यूपी की। ठीक है, प्रतिष्ठानपुर, झुंसी। प्रतिष्ठानपुर या फिर झुंसी पार्ट था एंशिएंट प्रयाग का, जो कि गंगा के लेफ्ट बैंक पे लोकेटेड है। एपिक्स और पुराण्स की माने तो जो ये नाम आता है प्रतिष्ठान, ये कैपिटल होती थी चंद्रवंशी राजा पुरुरुव, अयूफ, नहुषा, ययति और पुरु की। कहानियों की माने तो मतलब ऐसी मान्यता है कि सेंट गोरखनाथ और उनके गुरु थे, एक सेकंड, मत्स्येंद्रनाथ, उन्होंने एक्चुअली कर्ज किया था, मतलब श्राप दिया था। तो जो सिटी थी प्रतिष्ठान की वो अपसाइड डाउन हो गई थी, मतलब उलट गई थी। और हुआ ये था कि यहाँ पे बहुत आग लग गई थी, उसकी वजह से इसका नाम रखा गया झुंसी, मतलब झुलस गई, जो समझ रहे हैं, बर्न्ड सिटी। और जो पक्का वेल है जो कि माउंट ऑफ झुंसी पे लोकेटेड है, वो गुप्ता किंग थे समुद्रगुप्त, उनसे रिलेटेड है। ठीक है, और एक और मान्यता है कि ये जो कुआं है ये कनेक्टेड है टू द सी। 1830 में एक कॉपर प्लेट मिली थी प्रतिहार किंग त्रिलोचन पाल की 1027 एडी की, जिसमें ये मेंशन है किसका? त्रिलोचन पाल ने डोनेट किए थे कुछ विलेजेस टू द ब्राह्मण्स ऑफ द प्रतिष्ठान। तो बस प्रतिष्ठान के बारे में इतनी जानकारी बहुत है। ऋषि पत्तन या फिर सारनाथ, सारनाथ, सारंगनाथ जिसको बोला जाता है, मृगदेव, मिगदय, ऋषि पत्तन या फिर ईशी पत्तन, ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज सेंटर है इंडिया का, आप जानते हैं। जैनिज्म का भी इंपॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर है ये। सारनाथ 13 किलोमीटर है नॉर्थ ईस्ट से, नॉर्थ ईस्ट में वाराणसी के, और इट इज अ प्लेस वेयर गौतम बुद्धा डिलीवर्ड हिज फर्स्ट सरमन। आप जानते हैं डियर पार्क जिसको बोलते हैं। और किस किस को सरमन दिया था? उनके 5 डिसाइपल्स थे। किसका क्या क्या नाम है उनके? कौंडनिया, बशप, बद्रिका, महामा और अश्वजीत। ठीक है, और फिर मतलब उससे पहले उनको एनलाइटनमेंट मिली गया था बौद्ध गया प्रेजेंट डे बिहार में। सारनाथ जो है इट इज अ प्लेस वेयर द फाउंडेशन ऑफ संघ वाज लेड, मतलब सेक्ट था ना ये मॉन्क्स का। और धम्म, मैंने आपको बताया ना, बर्थ प्लेस ऑफ धम्म एंड संघ। और इट इज ऑल्सो रिलीजियस प्लेस एंड होली प्लेस फॉर जैन फॉलोअर्स। इट इज नोन एज द बर्थ प्लेस ऑफ श्रेयसनाथ, 11th तीर्थंकर थे जैनिज्म के, उनका ये जन्म स्थान माना जाता है। तो सारनाथ जो है इसमें माना जाता है ऋषि पत्तन, मृगदे या मृगदया के नाम से। रीजन इसको ऋषि पत्तन क्यों कहते हैं? क्योंकि निर्वाण के बाद भाई हर बुद्धा या ऋषि जो है यहाँ पे आते थे, और आप मतलब कह सकते हैं कि जब बुद्धा आए थे निर्वाण के बाद यहाँ पे तो सब आने लगे, तो इसलिए इसको ऋषि पत्तन कहा जाने लगा। और इसको क्यों बोलते हैं?
मृगदेव, डियर पार्क बोला ना मैंने, क्योंकि जातक कहानी है कोई बुद्धिस्ट, उसमें ऐसा मेंशन्ड है। बुद्धा जो थे, जातक के अनुसार बुद्धा जो थे लीडर थे, मतलब हिरणों के झुंड के अपने पुराने जन्म में। उन्होंने एक डियर की लाइफ बचाई थी और एंड अपीयर्ड बिफोर द किंग ऑफ बनारस, जो डियर का मीट खाता था रेगुलरली। तो इंस्टेड ऑफ द डियर फॉर द मीट, द बुद्धा ऑफर्ड टू किल हिमसेल्फ। तो किंग बुद्धा ने का जो सेंस है ऑफ सैक्रिफाइस, दैट वाज मूव्ड एंड ही डिक्लेयर्ड द प्लेस फॉर अ फ्री रोम ऑफ डियर एंड बैंड हंटिंग। मतलब उसके बाद से हंटिंग बैन हो गई और डियर्स जो हैं आराम से घूम सकते थे उस जगह पे, इसलिए उसको डियर पार्क का नाम मिला है। फिर आता है आपका श्रवस्ती। ये कहाँ लोकेटेड है? ये हिमालयस की फुटहिल्स पे लोकेटेड है, 40 किलोमीटर दूर है बहराइच से, इंडो नेपाल बॉर्डर पे। ठीक है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये रिकॉग्नाइज्ड है एज अ बुद्धिस्ट पिलग्रिमेज साइट इन एवरी कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, 22 में 1997 को ये डिस्ट्रिक्ट बना था और फिर इसको अबॉलिश कर दिया था गवर्नमेंट ने 2004 में। फिर ये डिस्ट्रिक्ट बना 2004 में ही, मतलब जनवरी में अबॉलिश हुआ, जून में बन गया। ये कैपिटल होती थी कोशाल की ड्यूरिंग द लाइफ टाइम ऑफ लॉर्ड बुद्धा, और इसको वन ऑफ द 6 मेट्रोपॉलिटन सिटीज माना जाता है बुद्धा के, मतलब बुद्धा के इंडिया की, जैसे चंपा, राजगिरी, श्रवस्ती, साकेत, कौशाम्बी, वाराणसी। तो बुद्धा की लाइफ की एक इंपॉर्टेंट जगह है ये। तो बुद्धिस्ट टेक्स्ट में की माने तो एक सेज थे, एक ऋषि थे जिनका नाम था अवत्थ श्रवस्ती, जो यहाँ रहते थे। ठीक है, जिनके बेस मतलब उन्हीं के नाम पे इस जगह का नाम रखा गया श्रवस्त या फिर श्रवस्ती। और महाभारत में जो नाम श्रवस्ती है वो आता है फ्रॉम अ नेम ऑफ अ किंग नेम श्रवस्त। और श्रवस्ती जो है उस वहां पे एंशिएंट आर्ट भी बहुत अच्छा रहा है। चाइनीज ट्रैवलर्स फाहिन, ह्यूनसांग सबने मेंशन किया है श्रवस्ती को अपनी अपनी किताबों में, अपने अपने साहित्य में। श्रवस्ती वाज आल्सो द बर्थ प्लेस ऑफ संभवनाथ, ये थर्ड तीर्थंकर रहे जैनिज्म के, और चंद्र प्रभानाथ 8th तीर्थंकर रहे जैनिज्म के। ठीक है, महावीर स्वामी ने भी यहाँ पे अपने मतलब जो बारिश का टाइम था वो यहाँ पे बिताया है। जैनिज्म में बहुत मेंशन है सवधी या फिर सवस्तीपुर के। भगवती सूत्र की माने तो जैनिज्म का साहित्य है, सिटी ऑफ श्रवस्ती वाज एट द पीक ऑफ मटेरियल प्रॉस्पेरिटी इन द इकोनॉमिक फील्ड। मतलब इकोनॉमिक फील्ड के हिसाब से काफी अच्छा प्रोग्रेस इस सिटी ने किया था। फिर आता है आपका शूरसेन या फिर मथुरा। शूरसेन डिस्ट्रिक्ट एंशिएंट इंडिया रीजन की एक डिस्ट्रिक्ट थी, प्रेजेंट डे ब्रज वाला जो इलाका है उत्तर प्रदेश का। कैपिटल थी ये शूरसेन डिस्ट्रिक्ट की मथुरा, और शूरसेन जो थे वाज द यादव रूलर ऑफ मथुरा। ठीक है, इट वॉज द होली लैंड ऑफ लॉर्ड कृष्णा इन विच ही वॉज बॉर्न, ब्रॉट अप एंड रूल्ड। मथुरा हमेशा फेमस रहा है एंशिएंट टाइम से। ये होली सिटी रही है आर्यंस की और सेंटर रहा है एंशिएंट इंडियन कल्चर और सिविलाइजेशन का बहुत समय तक। मथुरा पहले जाना जाता था मधुपुरी के नाम से। ठीक है, ऐसा मानते हैं कि इसको बनाया था एक राक्षस ने जिसका नाम था मधु। बाद में ये बन गया था कैपिटल शूरसेन स्टेट का, एंड इन द नेम ऑफ सक्सेशन ये उग्रसेन के रूल के अंदर आ गया था। ठीक है, और मथुरा की एंशिएंट हिस्ट्री रही है, इट हैज बीन द बर्थ प्लेस ऑफ कृष्णा हु वाज बोर्न इन यदु डायनेस्टी। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के प्लेग की माने मथुरा म्यूजियम में जो रखी है, सिटी जो है वो इट इज मेंशन्ड इन द ओल्डेस्ट इंडियन एपिक दैट इज रामायण। और एपिक में इक्ष्वाकु प्रिंस रहे शत्रुघ्न, वो डेमन एक राक्षस था जिसका नाम था लावणसुर, उसको मार के इस एरिया पे कब्जा कर लेते हैं। उसके बाद इस जगह का नाम पड़ जाता है मधुवन, क्योंकि यहाँ पे ट्रीज बहुत अच्छे से मतलब बहुत डेंसली कवर्ड है ये ट्रीज से। तो गाना भी है ना मधुवन, आपने सुना होगा, बहुत फेमस भजन है एक राधा कृष्ण का। ठीक है, तो फिर बना ये मधुपुरा और फिर बना ये मथुरा। ठीक है, मथुरा कैपिटल रही है सुरसेन किंगडम की 6th सेंचुरी बीसी से। इस सिटी का बाद में इस पे राज किया मौर्य एम्पायर ने भी। मेगास्थनीज ने अपनी राइटिंग में 3rd सेंचुरी बीसी में मेंशन किया है मथुरा को एज अ ग्रेट सिटी अंडर द नेम ऑफ मेठोरा। ठीक है, और मतलब शुंग डायनेस्टी के अंडर तो ये कभी नहीं आई, कोई ऐसा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हमें नहीं मिलता है। मथुरा जो है डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में रही है इंडो ग्रीक्स के। ठीक है, और यवन राज्य के, यवन ग्रीक्स को तो कहते थे। तो मघेरा का एक इंस्क्रिप्शन है, एक जगह है 17 किलोमीटर दूर मथुरा से, वहां से हमें ऐसा पता लगता है। 3-4 बातें भी याद रह गई तो पेपर में काम बन जाएगा। ठीक है, अभी तो देखो एक्सटेंसिवली कवर करना ही करना है। महोत्सव नगर या फिर महोबा। महोबा का नाम
मतलब वो है इसका महोत्सव नगर, द सिटी ऑफ ग्रेट फेस्टिवल्स। जो स्टैब्लिश किया था किसने? बाय द फाउंडर ऑफ चंदेल डायनेस्टी नेम्ड नन्नुक। बार्डिक ट्रेडिशन प्रिजर्व करता है 3 और नाम इस सिटी के, जिसका नाम क्या क्या है? केकापुर, पतनपुर और रतनपुर, सब महोबा के ही नाम हैं। और इट्स नेम्स आर सेड टू बी प्रेजेंट इन त्रेता एंड द्वापर युग ऑल्सो। एग्जिस्टेंस ऑफ द होली रामकुंड है यहाँ पे, सीता रसोई है यहाँ पे, मतलब केव है एट गोकर हिल। तो ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड राम यहाँ पे आए थे, जिन्होंने कुछ दिन बिताए थे जब 14 साल वनवास पे थे वो चित्रकूट में, तब उन्होंने यहाँ पे टाइम बिताया था। और चंदेल डायनेस्टी का राइज होने से पहले महोबा पे राज था गहरवार का और संग प्रतिहार डायनेस्टी का। लास्ट प्रोमिनेंट चंदेल रूलर थे परमादी देव या फिर परमल, जिनका नाम काफी पॉपुलर है क्योंकि उन्होंने काफी हीरोइक बैटल्स लड़े थे। 2 बहुत ग्रेट फाइटिंग जनरल्स थे इनके, अल्हा और उदाल, नाम सुना होगा आपने। कोर्ट पोएट जगनिक राव has immortalized the name of Allah and Udal through his popular ballad। ballad समझते हैं आप? वीर गाथाएं नहीं गाई जाती हैं, अल्लाह खंड। तो उससे इन दोनों का जो मतलब कितने ब्रेव थे ये, उससे ये पता चलता है। ये जो पोएम है ये गाई गई थी बाय हिंदी स्पीकिंग पीपल अक्रॉस द कंट्री। 1860 में मिस्टर विलियम वाटरफील्ड, एक इंग्लिश ऑफिसर थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो इतने इम्प्रेस हुए थे कि उन्होंने इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करा था, किस टाइटल से? ले ऑफ अल्लाह। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट। फिर है आपका साकेत या फिर अयोध्या। हिस्टोरिकली अयोध्या को साकेत के नाम से जाना जाता है। और बुद्धा के टाइम पे साकेत पे रूल था किसका? प्रसन्नादि का, जिसकी कैपिटल थी श्रवस्ती। साकेत का प्रोमिनेंस रहा मौर्य रूल के टाइम पे भी। और एंड इट वाज अटैक्ड बाय बैक्ट्रियन ग्रीक एक्सपेडिशन एलाइड टू पंचाल एंड माथुर ड्यूरिंग 190 BCE। गुप्ता रूलर्स के टाइम पे अयोध्या में काफी अच्छा खासा पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस हुआ था। कैपिटल जो था एम्पायर का वो था, कैपिटल थी ये किसकी? ऑफ द एम्पायर ऑफ कुमारगुप्त एंड स्कंदगुप्त। ये शिफ्ट हो गई थी फ्रॉम पाटलिपुत्र टू अयोध्या, वेयर द ओल्ड नेम ऑफ साकेत वाज चेंज टू अयोध्या। इनके टाइम पे कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त के टाइम पे नाम इनका बदला था अयोध्या का। जो अयोध्या है ये डिफाइन करता है सिटी को एज द कैपिटल ऑफ लॉर्ड राम, बट द एम्पायर वाज डिस्ट्रॉयड बाय द हुन्स ड्यूरिंग नरसिंह गुप्ता, ड्यू टू विच द कैपिटल वाज शिफ्टेड टू कन्नौज। रिजल्ट ये था कि अयोध्या को मतलब द अयोध्या वाज फॉरगॉटन। इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड मिलेनियम गढ़वाल्स आते हैं पावर में कन्नौज में, और ड्यूरिंग देयर रूल द गढ़वाल्स बिल्ट सेवरल विष्णु टेम्पल्स इन अयोध्या। इन लेटर years द कल्ट ऑफ राम डेवलप्ड विद वैष्णविज्म, जिसमें राम वाज रिगार्डेड एज द मोस्ट प्रोमिनेंट अवतार ऑफ विष्णु। फिर से अयोध्या का प्लेस एज अ तीर्थ स्थल, एज अ पिलग्रिमेज बढ़ जाता है। इंडिया के इंडिपेंडेंस के बाद ब्रिटिश रूल से अयोध्या जो है स्पिरिचुअली बहुत इंपॉर्टेंट सिटी रहा है उत्तर प्रदेश में। अयोध्या ओल्डेस्ट सिटी है इंडिया का, विच वाज कॉल्ड साकेत इन बुद्धिस्ट पीरियड। और आप जानते हैं हिस्टोरिकली रिलीजियसली काफी इंपॉर्टेंट रहा है। इट इज सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ द होली सरयू नदी के किनारे है ये घाघरा नदी। और हिस्ट्री में इसको कहा गया है कौशल जनपद, बर्थ प्लेस है ये हमारे भगवान श्री राम का। इट इज कंसिडर्ड एज मोक्षदायिनी एंड अ मेजर पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ हिंदूज। ठीक है, चलिए अब आ गए हैं हम काशी। ठीक है, हर हर महादेव। वाराणसी इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटीज इन द वर्ल्ड एंड द ओल्डेस्ट इनहैबिटेड सिटी, इसको बोलते हैं ओल्डेस्ट लिविंग सिटी ऑफ इंडिया। जानते हैं आप? इट इज ऑल्सो कॉल्ड बनारस एंड काशी। सबसे सेक्रेड माना जाता है इसको, एंड इट इज कॉल्ड एज अविमुक्त क्षेत्र। इसके अलावा ये बुद्धिज्म और जैनिज्म के लिए भी सेक्रेट है, अभी मैंने आपको बताया सारनाथ की वजह से। और बहुत बढ़िया कल्चर है यहाँ का, और सेंटर ऑफ एजुकेशन बहुत अच्छा है, BHU है यहाँ पे। और गंगा माँ बह रही हैं यहाँ बढ़िया से एकदम, श्री काशी विश्वनाथ जी हैं यहाँ पे। और this city has been the cultural and religious center of India, especially for North India, for thousands of years, and it is often addressed with adjectives as city of temples, religious capital of India, city of Lord Shiva, city of lights, city of knowledge. और फेमस अमेरिकन ऑथर है मार्क ट्वेन, वो लिखते हैं अपनी बुक में डेथ इन बनारस में, बनारस इज ओल्डर देन हिस्ट्री, ओल्डर देन ट्रेडिशन, ओल्डर देन लेजेंड्स, and when put together is twice as old as that collection. The residents here mainly speak Kashika Bhojpuri, which is a dialect of Hindi. मतलब मुझे लगता है बनारस is one of the most beautiful place one can visit in his or her lifetime.
जो लोग रहते हैं बनारस में, मतलब आई एम जेलस ऑफ यू पीपल, ये कहूंगी मैं। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे हमारा सारा कल्चर से रिलेटेड पार्ट यूपी का देख लिया। ठीक है, फील करके पढ़िए, बहुत ब्यूटीफुली पढ़िए, बहुत अच्छा आंसर कंपोज कर पाएंगे आप। देखिए, प्रीलिम्स में आपाधापी होती है, मारामारी होती है, उस मारामारी को क्रॉस करके आप मेंस तक जाएंगे। तो मेंस को एंजॉय करके फील के साथ देना पेपर एकदम। ठीक है, चलिए, तो मैं मिलती हूँ आपको हमारी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, अच्छे से पढ़ते रहिए, एकदम खुश रहिए। थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू।